अगर आप हमारे चैनल स्टोरीज फॉर यू चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नया आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 21 रुद्र को मिला बहुत ही महंगा तोहफा। आचार्य की ताकत के हिसाब से वह किसी काम को जरूरी बोल रहे हैं तो वह कोई मामूली काम नहीं होगा। बस आचार्य जहां कहीं पर भी हो सुरक्षित हो। लेटर पढ़ने की बाद रुद्र अपने मन ही मन आचार्य की चिंता करते हुए सोचता है। भले ही रुद्र को आचार्य से मिले हुए बस 3 महीने ही बीते हो, पर इन 3 महीनों में रुद्र के मन में आचार्य की एक खास जगह बन गई थी। इसके बाद रुद्र की नज़र उस स्टोरेज रिंग पर जाती है। रुद्र उस रिंग को उठाकर ध्यान से देखता है। वह एक काले रंग की काफी रहस्यमय अंगूठी थी जिसमें कई सारे जंगली जानवरों की तस्वीरें भी बनी हैं। छोटे हुई थी। कुछ देर तक रुद्र उस अंगूठी को ध्यान से देखता है। उसके बाद वह उस अंगूठी में अपनी शक्तियां भरना शुरू कर देता है। रुद्र ने पहले भी स्टोरेज रिंग देखी थी और उसका इस्तेमाल भी किया था, पर उस स्टोरेज रिंग में थोड़ी सी शक्तियां भरने पर ही वह खुल जाती थी। पर रुद्र इस रिंग में काफी देर तक अपनी शक्तियां भरता रहता है, पर फिर भी यह रिंग खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इतनी देर से अपनी शक्तियां इस रिंग में डाल रहा हूं पर फिर भी रिंग नहीं खुल रही। सच में ये कुछ ज्यादा ही खास स्टोरेज रिंग है। रुद्र यह सब देखकर काफी हैरान था कि वह स्टोरेज रिंग कितनी शक्तियां सोख रही है। रुद्र इतना हैरान इसलिए था क्योंकि जो सब स्टोरेज रिंग जितनी ज्यादा शक्तियां सोखती है वह उतनी ही ज्यादा कीमती भी होती है, क्योंकि इस तरह की रिंग में कोई अपनी शक्तियां भर सकता है जिससे स्टोरेज रिंग के मालिक के अलावा और कोई भी इस रिंग को खोल नहीं पाता है, जब तक कि वह मालिक मर ना जाए या फिर वह अपनी शक्तियां रिंग से निकाल ना ले। रुद्र लगभग 2 घंटे तक उस रिंग में अपनी शक्तियां भरता रहता है, तब जाकर वह रिंग खुलती है। उस रिंग के खुलते ही रुद्र अपनी शक्तियों की मदद से उस रिंग के अंदर जाता है। अंदर पहुंचने पर रुद्र देखा है कि वह रिंग अंदर से किसी बड़े से हॉल की तरह थी। उस बड़े से हॉल के कोनों में कई सारी किताबें रखी थी जिनकी गिनती शायद लाखों में होगी। रुद्र ध्यान से उस हॉल को देखता है। उस हॉल में किताबों के साथ साथ कई सारे नुस्खे भी रखे थे, जैसे दवाइयां के नुस्खे, बीमारियों के नुस्खे, और वहां पर कई सारी हरे रंग की छोटी बोतलें भी रखी थी जिनमें आचार्य की बनाई हुई गोलियां रखी हुई थी। इसके बाद रुद्र देखता है कि हॉल के बीच में एक लकड़ी का टेबल रखा हुआ था। उस टेबल पर 4 छोटे डब्बे रखे हुए थे। रुद्र अपना हाथ पहले डिब्बे की तरफ बढ़ाता है और थोड़ा हिचकिचाने के बाद वह पहले डिब्बे को खोल देता है। उस डिब्बे के अंदर रुद्र को एक हरे रंग का कार्ड दिखता है। रुद्र उस कार्ड को उठाकर उस पर लिखे हुए शब्द पढ़ता है। क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक शेर का पंजा। इन शब्दों को पढ़ने के बाद रुद्र जैसे सदमे में चला जाता है। क्या यह एक क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक है? क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक तत्वों की तलवार ही नीलामी में इतनी महंगी बिकी थी तो इसकी तो कोई कीमत भी नहीं लगाई जा सकती है। सच में आचार्य ने इतनी महंगी तकनीक मुझे ऐसे ही दे दी। सच में आचार्य ने मुझे बहुत ही महंगा तोहफा दिया है। इसी से इस बात का पता चलता है कि वह कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। रुद्र काफी खुश था, पर उससे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आज उससे पल पल पर झटके लगने वाले हैं। रुद्र काफी देर तक उस हरे रंग के कार्ड को ही देखता रहता है। फिर अपने आप को संभालते हुए रुद्र दूसरे डिब्बे को भी खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दूसरे डिब्बे को खोलने पर रुद्र को एक पीले रंग का कार्ड देखता है। ये भी एक तकनीक थी। रुद्र उस कार्ड को उठाकर उस पर लिखे हुए शब्द पढ़ता है। क्लास 3 की लो लेवल तकनीक आग की रफ्तार। ये शब्द कहते ही रुद्र जैसे कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। कुछ समय तक खामोश रहने के बाद रुद्र खुद से ही बोलता है, इस तरह के झटके सहने की आदत मुझे डाल ही लेनी चाहिए। इसके बाद रुद्र बाकी बचे दोनों डिब्बों की तरफ देखता है और कहता है, इन दोनों में भी कोई ना कोई खास चीज जरूर होगी, बहुत ही खास। रुद्र गहरी सांसें लेने के बाद तीसरी डिब्बे को भी खोलता है। तीसरी डिब्बे के खुलते ही रुद्र को हल्की ठंडक महसूस होती है। रुद्र जब डिब्बे के अंदर देखा है तो उसे वहां पर एक काले रंग का कार्ड दिखता है। उस कार्ड को देखकर रुद्र समझ जाता है कि यह भी जरूर कोई ना कोई खास तकनीक है जिसके बारे में आचार्य ने लेटर में लिखा था। रुद्र बाकियों की तरह उस कार्ड को उठाकर उस पर लिखे हुए शब्द पढ़ने की कोशिश करता है, पर वह देखता है कि उस कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यह क्या, इस पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस काले रंग कार्ड से एक सफेद रंग की रोशनी निकलती है जो रुद्र को पूरी तरह से घेर लेती है। उस रोशनी की वजह से रुद्र ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग की रोशनी ही दिख रही थी। रुद्र को इस बात पर पूरा यकीन था कि आचार्य उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वजह से रुद्र को इस बात पर भी पूरा यकीन था कि वह अभी किसी खतरे में नहीं है। मुझे इस बात पर तो पूरा यकीन है कि आचार्य मुझे
नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर यह शायद कोई टेस्ट भी हो सकता है जो आचार्य ने मेरे लिए छोड़ा हो, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। रुद्र के मन में यही बातें चल रही थी और वह ध्यान से अपने आसपास देख रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। आचार्य आप? जी हाँ, रुद्र के पीछे उसके आचार्य ही मौजूद थे। रुद्र कुछ देर तक आचार्य को ध्यान से देखता रहता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके सामने आचार्य नहीं बल्कि उनकी परछाई है। रुद्र, ये तकनीक कोई मामूली तकनीक नहीं है, इसलिए इस तकनीक को तुम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक तुम आकाशगंगा लेवल पर नहीं पहुंच जाते। अगर उससे पहले तक छोटे उमने इस तकनीक को सीखने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए जब तक तुम आकाशगंगा लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक इस तकनीक को पढ़ने की कोशिश भी मत करना। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 22, महल की सुरक्षा। रुद्र, मैंने अभी तुम्हें जो भी कुछ कहा है उन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना। जब तुम आकाशगंगा लेवल पर पहुंच तभी इस तकनीक को खोलने की कोशिश करना। इतना कहकर आचार्य की परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। आचार्य के गायब होते ही वह सफेद रोशनी भी दोबारा से उस काले काट के अंदर चली जाती है। इसके बाद रुद्र अपने आप को एक बार फिर से स्टोरेज रिंग के अंदर मौजूद हॉल में पाता है। इसके बाद रुद्र कुछ देर तक शांत रहता है, जिससे उस हॉल में काफी खामोशी छाई रहती है। कुछ देर के बाद रुद्र अपने आप को संभालता है और चौथे यानी कि आंख छोटी ईरी डिब्बे की तरफ देखता है। उसके बाद उसे याद आ जाता है कि उस लेटर में आचार्य ने उसके लिए क्या लिखा था। जरूर ये लेवल 3 की कुदरती रफ्तार गोली होगी। इसके बारे में आचार्य ने कहा था कि मैं इसे अभी नहीं बल्कि 3 महीने बाद ही खाऊं। रुद्र अपने आप से बात करते हुए आखिरी डिब्बे को भी खोलता है। उस डिब्बे को खोलते ही उसके अंदर से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगती है, साथ ही काफी अच्छी खुशबू भी पूरे हॉल में फैल जाती है। अचानक से इतनी तेज सुनहरी रोशनी निकालने की वजह से रुद्र को कुछ साफ दिखता नहीं है। इस वजह से उसको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। भले ही इस समय स्टोरेज रिंग के अंदर रुद्र का असली शरीर नहीं था बल्कि सिर्फ उसकी शक्तियों से बना हुआ शरीर था, पर फिर भी उसको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी के कम होते ही रुद्र धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने मौजूद डिब्बे में दिखता है। रुद्र देखता है कि उस डिब्बे के अंदर एक सफेद कार्ड के साथ एक सुनहरे रंग की गोली रखी हुई थी। रुद्र काफी देर तक उस सुनहरे रंग की गोली को ध्यान से देखा है। 2 महीने की ट्रेनिंग में आचार्य के साथ रहते हुए रुद्र गोलियों के बारे में काफी कुछ जान चुका था, इसलिए वह ये देखकर बता सकता था कि यह गोली कितनी ज्यादा खास है। जरूर यह वही लेवल 3 की गोली होगी जो आचार्य उस दिन बना रहे थे। कुदरती रफ्तार गोली, सच में ये गोली लेवल 3 की गोली कहलाने लायक है। इसके बाद रुद्र की नज़र उस सफेद कार्ड पर जाती है जो गोली के साथ रखा हुआ था। रुद्र उस कार्ड को उठाकर कहता है, कुदरती रफ्तार गोली, यह एक रैंक 3 की गोली है। इसे खाने से ट्रेनिंग करते समय कुदरती शक्तियां सोखन एक ही रफ्तार काफी तेज हो जाती है। इंसान ट्रेनिंग करते समय सांस के जरिए कुदरती शक्तियों को सोखते हैं, पर इस गोली को खाने से इंसान के शरीर के सभी बिंदु खुल जाते हैं और वह हर बिंदु से कुदरती शक्तियों को सोख सकता है। रुद्र कार्ड पर लिखे हुए सभी शब्दों को पढ़ने के बाद उसे दोबारा से रख देता है और देवों को बंद कर देता है। 6 महीने बाद कंपटीशन था, जिसमें से 3 महीने बीत चुके हैं। अब मेरे पास बस 3 महीने बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में ही मुझे आचार्य की दी हुई इन दोनों तकनीक को सीखना होगा, पर उससे पहले मुझे महल जाकर वहां के हालात देखने होंगे। इतना कहकर रुद्र वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र हॉल के कोने में मौजूद एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। रुद्र जब उसके पास जाकर ध्यान से उसे देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह एक सुनहरे रंग का कवच था। यह वही कवच था जो आचार्य ने सुनहरे शेर की खाल से बनाया था, जिसे रुद्र ने मारा था। रुद्र मुस्कुराता है और उस कवच को उठाकर पहन लेता है। वह कवच रुद्र के पहनने के कुछ पल बाद ही गायब हो जाता है। ये सब देखकर रुद्र हैरान रह जाता है। कोई भी रुद्र को देखकर यह नहीं कह सकता था कि रुद्र ने कोई कवच पहन भी है या नहीं। कोई और क्या, रुद्र खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। अगर रुद्र ने अपने हाथों से उस कवच को ना पहना होता तब वह भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसने कोई कवच पहना भी है या नहीं, क्योंकि उसे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसमें कोई कवच पहना है। रुद्र काफी देर तक उसे कवच पर ध्यान देता है। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर वह स्टोरेज रिंग से बाहर निकलता है और अपनी तलवार उठाकर स्टोन सिटी की तरफ बढ़ जाता है। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद आखिरकार उसे शहर की बिल्डिंग दिखने लगती है। रुद्र सीधा आगे बढ़ता रहता है। उसे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। 3 महीनों तक जंगल में ट्रेनिंग करने की वजह से उसे इस शोर की आदत नहीं रही थी, पर वह कर भी क्या सकता था, इसलिए वह किसी पर भी ध्यान न देते हुए सीधा महल की ओर चलता रहता है। लगभग 20 मिनट तक चलते रहने के बाद रुद्र महल के पास पहुंच
जाता है, पर उसे वहां का माहौल काफी अजीब लगता है क्योंकि महल की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। जगह जगह पर सैनिक मौजूद थे। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ की सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी? रुद्र जल्दी से महल के अंदर जाता है। तब रास्ते में ही उसे सेनापति मोहन मिलते हैं, जो कि उसके पिता के काफी अच्छे दोस्त भी थे। रुद्र उसके पास जाकर उनसे पूछता है, मोहन अंकल, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ की सुरक्षा इतनी क्यों बढ़ आ दी गई है और पिताजी कहाँ है? यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? रुद्र घबराते हुए मोहन से पूछता है। रुद्र को इतना परेशान और घबराया हुआ देखकर मोहन उसे शांत करते हुए कहता है, रुद्र घबराने की जरूरत नहीं है लीडर। यंग शहर के जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, उनको आने में अभी वक्त लगेगा। और रही बात यहाँ की सुरक्षा की, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बस एक डाकुओं की टोली है जो कुछ समय से कुछ ज्यादा ही उछल रही है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम जाओ और आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है। अगर यह कोई आम बात होती तो महल की सुरक्षा इतनी ज्यादा न बड़ी ये बढ़ाई जाती। जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है जो मोहन अंकल मुझसे छुपा रहे हैं। मैं इस बात का पता लगा के ही रहूंगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 23 एक बार फिर से अग्रवाल नीलामी घर। अगर यह कोई आम बात होती तो महल की सुरक्षा इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई जाती। जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है जो मोहन अंकल मुझसे छुपा रहे हैं। मैं इस बात का पता लगा के ही रहूंगा, पर कैसे? ऐसा कौन है जो मुझे इस बारे में बता सकता है? हाँ, मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। अग्रवाल नीलामी घर से रितिका अग्रवाल। रुद्र मोहन की बात सुनकर रुद्र सोच में ही था, तभी उसे छोटी रितिका का नाम याद आता है जो उसे नीलामी घर में मिली थी। रुद्र यह बात जानता था कि फिलहाल नीलामी घर में सबसे बड़ा पद रितिका का ही है, इसलिए उसके पास शहर की हर खबर मौजूद जरूर होगी। रुद्र महल से निकलकर सीधा ना बड़ी नीलामी घर की तरफ निकल जा रहा है, तभी उसे कुछ याद आता है और वह बीच रास्ते में ही रुक जाता है। पिछली बार जब मैं नीलामी घर में गया था तब मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और आचार्य रितिका से बात कर रहे थे। मैं एक बार फिर से चेहरा छुपाकर नीलामी घर में चला तो जाऊंगा, पर रितिका से बात कौन करेगा? आचार्य तो इस समय मेरे साथ है नहीं। अगर मैं आवाज बदलकर बात करूं तब भी रितिका समझ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं क्या करूं? रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। अगर वह नीलामी घर नहीं जाएगा तो उसे उसके सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, और अगर वह जाएगा तो रितिका से बात कैसे करेगा, और अगर उसने बात कर भी बड़ी ही तो रितिका को उसका सच पता चल जाएगा। रुद्र को अभी कोई भी रास्ता समझ ही नहीं रहा था। आचार्य, काश अभी आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती, पर आप तो बस एक लेटर हाँ लेटर, में लेटर को कैसे भूल सकता हूँ। रुद्र जल्दी से अपने आसपास देखा है और कुछ दूरी पर मौजूद है। एक सुनसान गली में घुस जाता है। वहां पर वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक कागज निकलता है, उसमें कुछ लिखता है और उसे फोल्ड करके दोबारा अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। फिर वह काले रंग के कपड़ों को निकलता है और उनसे अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है। इसके बाद वह सीधा नीलामी घर की तरफ निकल जाता है। नीलामी घर के गेट पर खड़े होकर रुद्र अपनी स्टोरेज रिंग से इस लेटर को निकलता है जो उसने अभी लिखा था, और एक गोल्डन कार्ड को निकलता है जो 2 महीने पहले रितिका ने उसको दिया था। रुद्र नीलामी घर के बाहर खड़े कई सारे सैनिकों में से एक के पास जाता है और उसे लेटर और गोल्डन कार्ड देते हुए भारी आवाज में कहता है, जाओ जाकर यह रितिका अग्रवाल को दे दो और उससे कहना मुझे जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए। वह सैनिक देखता है कि उसके सामने खड़ा एक अनजान व्यक्ति उसे आदेश दे रहा है तो उसे बड़ी गुस्सा आती है और वह उसे मना करने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस गोल्डन कार्ड पर जाती है जो उस व्यक्ति ने दिया था। उस गोल्डन कार्ड को देखते ही वह सैनिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गोल्डन कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो काफी ज्यादा अमीर या फिर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। राज फैमिली के लीडर यानी कि स्टोन सिटी के लीडर मयंक राज के अलावा स्टोन सिटी में सिर्फ 4 लोगों के पास गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड का मतलब है कि वह व्यक्ति इस शहर के वीआईपी लोगों में से एक है। कुछ देर तक वह सैनिक गोल्डन कार्ड को ही देखता रहता है, फिर अपने सदमे से निकालकर गोल्डन कार्ड से नजरें हटाते हुए अपने सामने दिखता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। फिर वह बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से नीलामी घर के अंदर जाता है और ऋतिक को ढूंढने लगता है, क्योंकि वह ऐसे किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था जिसके पास में गोल्डन कार्ड हो। अगर उस गोल्डन कार्ड वाले अनजान व्यक्ति को उस पर किसी वजह से गुस्सा आ गई तो उस जैसे एक आम सैनिक को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। अगर रुद्र को पता चल जाता कि वह सैनिक उसके बारे में क्या सोच रहा है तो शायद वह हंस हंस के ही पागल हो जाता। दूसरी तरफ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की नीलामी घर के एक खास कमरे में लीडर की कुर्सी पर बैठी हुई थी और नीलामी में हुए फायदे और नुकसान के बारे में लिख रही थी। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजे की तरफ दिखती है तो उसे वहां पर एक सैनिक घबराता हुआ दिखता है।
रितिका मैडम, बाहर एक अनजान व्यक्ति आया था जिस के पास गोल्डन कार्ड था। उसने आपके लिए एक लेटर भेजा है और कहा है कि उसे जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए। रितिका उस सैनिक से यहाँ पर आने की वजह पूछती, उससे पहले ही वह सैनिक जल्दी से रितिका को बाहर जो कुछ हुआ वह बताता है। वह लेटर कहाँ पर है? रितिका काले कपड़ों वाले एक अनजान व्यक्ति का जिक्र सुनते ही समझ जाती है कि यह वही केमिस्ट होगा जिसने क्लास 2 की मीडियम लेवल तलवार तकनीक नीलम की थी और 2 तलवारों को बहुत ही बड़ी कीमत पर नीलामी में खरीदा था। ऋतिक की बात सुनकर वह सैनिक रुद्र का दिया हुआ गोल्डन कार्ड और लेटर ऋतिका को देता है और उसके इशारे पर वहां से चला जाता है। ऋतिका जब उस कार्ड को देखती है तो पहचान जाती है कि यह वही गोल्डन कार्ड है जो उसने उस अनजान केमिस्ट को दिया था। ऋतिका अभी उस गोल्डन कार्ड को देख ही रही थी, तभी उसे कमरे में एक बुजुर्ग भी आ जाता है। ये वही बुजुर्ग था जो रुद्र को मिला था जब वह नीलामी घर में पहली बार आया था। उस बुजुर्ग को देखते ही ऋतिका उससे कहती है, बुजुर्ग अकीरा, देखिए इस लेटर में क्या है। ऋतिका गोल्डन कार्ड को ध्यान से देखते हुए बुजुर्ग अकीरा से कहती है और ऋतिक की बात सुनकर बुजुर्ग अकीरा लेटर को देखते हैं। एक सफेद सेब, एक बोतल हरा शहद, हरे गुलाब के 2 बीज और एक पृथ्वी लेवल का शक्ति पत्थर, इन सभी की जो भी कीमत हो वह इस गोल्डन कार्ड से काट लेना। और साथ ही मुझे इस बात की बड़ी ही जानकारी चाहिए कि राज फैमिली के अभी क्या हालात है और मयंक राज इस समय कहां पर है। इन खास जड़ी बूटियों और जानकारी को नक्शे में बताए हुए जगह पर पहुंचा देना। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्डो एफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 24, अग्निदल के डाकू। नक्शे में बताई हुई जगह पर पहुंचा देना, क्या ये हमें आदेश दे रहे हैं? बुजुर्ग अकीरा लेटर पढ़ने के बाद ऋतिका से कहते हैं। बुजुर्ग अकीरा से अलग ऋतिका अभी किसी और ही सोच में थी, पर बुजुर्ग अकीरा की बात सुनकर वह अपनी सोच से बाहर निकलती है और बुजुर्ग अकीरा की तरफ देखने लगती है। कुछ पल की खामोशी के बाद ऋतिका बुजुर्ग से कहती है, बुजुर्ग, आपको क्या लगता है वह रहस्यमय केमिस्ट लीडर मयंक राज और राज फैमिली के बारे में जानकारी क्यों निकलवा रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऋतिका, जहां तक मुझे पता है मयंक राज और वह रहस्यमय के मिस्ट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि नीलामी के वक्त उस रहस्यमय केमिस्ट ने लीडर मयंक की बातों को अनसुना कर दिया था, जैसे वह उसको जानता ही ना हो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मयंक राज फिलहाल ईस्ट राय के लीडर है, इस वजह से वह रहस्यमय केमिस्ट मयंक राज और राज फैमिली के बारे में जानना चाहता हो, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई वजह समझ नहीं आ रही है। इतना कहने के बाद बुजुर्ग अकीरा कुछ पलों के लिए शांत हो जाते हैं और किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। क्या हुआ बुजुर्ग, आप क्या सोच रहे हैं? ऋतिका बुजुर्ग अकीरा को शांत देखकर उनसे पूछती है। ऋतिका की बात सुनकर बुजुर्ग अकीरा होश में आ जाते हैं और वह ऋतिका की तरफ देखकर उससे कहते हैं, जब वह रहस्यमय केमिस्ट 2 महीने पहले नीलामी घर में आया था तब मैंने उसकी शक्तियों का पता लगाने की कोशिश की थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब मैं उसकी शक्तियों पर गौर कर रहा था तब ऐसा महसूस हुआ था जैसे मैं किसी अंधे कुएं को देख रहा हूं जिसका कोई अंत ही ना हो। इसका बस एक ही मतलब है कि वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं ब्रह्मांड लेवल पर हूं, इसका मतलब वह जरूर आकाशगंगा लेवल पर होगा या फिर उससे भी ऊपर। इतना कहकर बुजुर्ग अकीरा ऋतिका की तरफ देखते हैं। बुजुर्ग अकीरा की बात सुनकर ऋतिका काफी ज्यादा हैरान थी और इस हैरानी में वह कहती है, आकाशगंगा लेवल पूरे क्लाउड लैंड में बस 5 ही लोग ऐसे हैं जो आकाशगंगा लेवल पर हैं और वह सभी क्लाउड सिटी में रहते हैं। ऋतिका, तुमने सही कहा, ऐसे लोग क्लाउड सिटी में ही रहते हैं और ऐसे लोग बड़े बड़े परिवारों का हिस्सा होते हैं। रही बात मयंक राज की, तो वह सिर्फ ब्रह्मांड लेवल के 3रे सितारे पर है, तो ऐसे किसी इंसान का बड़े बड़े परिवारों से कैसे संबंध हो सकता है? भले ही मयंक राज फिलहाल ईस्ट एरिया का लीडर हो, पर फिर भी वह इस काबिल नहीं है कि आकाशगंगा लेवल का किसी इंसान को उसकी जानकारी निकलवानी पड़े। बुजुर्ग अकीरा ऋतिका से कहते हैं। बुजुर्ग अकीरा, तो हमें अब क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे किसी इंसान को हम गुस्सा नहीं दिला सकते। ऋतिका काफी परेशान थी, क्योंकि वह ना ही उस रहस्यमय केमिस्ट को गुस्सा दिलाना चाहती थी और ना ही मयंक राज की खबर किसी गलत इंसान तक पहुंचाना चाहती थी। ऋतिका नहीं जानती थी कि वह रहस्यमय केमिस्ट आखिर मयंक राज का दोस्त है या दुश्मन। ऋतिक की बात सुनकर और उसके चेहरे को देखकर अकीरा समझ जाते हैं कि ऋतिका के मन में भी क्या चल रहा है। फिर वह मुस्कुराते हुए ऋतिका को समझने की कोशिश करते हैं। ऋतिका, अगर वह रहस्यमय केमिस्ट मयंक राज या फिर आजा फैमिली का दुश्मन होता तो उसकी ताकत के हिसाब से पूरी राज फैमिली को खत्म करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे ख्याल से हमें इस जानकारी को भेज देना चाहिए कि मयंक राज इस समय किसी परेशानी में फंसे है। शायद वह रहस्यमय केमिस्ट ही मयंक राज को इस परेशानी से निकाल सके। ठीक है बुजुर्ग अकीरा, मैं इन जड़ी बूटियों के साथ मयंक राज और राज फैमिली की जानकारी भी भिजवा दूंगी। इतना कहकर ऋतिका रुद्र की लिखी ये जड़ी बूटियां लेने के लिए जाने लगती है, तभी बुजुर्ग अकीरा उसे रोकते हुए कहते हैं।
ऋतिका, जड़ी बूटियां किसी और के हाथों से भिजवा देना, तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद वह हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, वरना वह लेटर भिजवाने की जगह खुद ही नीलामी घर के अंदर आ जाते, पर वह नीलामी घर के बाहर से ही वापस लौट गए, शायद वह हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। अकीरा ऋतिका को समझाते हुए उसे कहते हैं, जी बुजुर्ग, मैं समझ गई। इतना कहकर ऋतिका वहां से चली जाती है। स्टोन सिटी के जंगल के बाहर एक मंच बना हुआ था जहां पर कई सारे लोग खड़े हुआ करते थे जिससे उनको काम मिल सके। शहर के बड़े बड़े व्यापारी जब जड़ी बूटियां या फिर जानवरों के शिकार के लिए जाया करते थे तो वह यहाँ पर मौजूद कई सारे लोगों को भी अपने साथ ले जाया करते थे जिससे शिकार करने में या फिर सुरक्षा के लिए उनको मदद मिल सके। मंच के पास बैठने के लिए कई सारी जगह बड़ी ही बनी हुई थी। वहां पर ही एक रहस्यमय इंसान बैठा हुआ था जो पूरी तरह से काले कपड़ों से ढका हुआ था। उसको यहाँ पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा बीत जाता है, तभी उसके पास एक सैनिक आता है और वह उसके सामने इज्जत से हाथ जोड़कर कहता है, बुजुर्ग, मैं अग्रवाल नीलामी घर से आया हूँ। इतना कहकर वह अपने पास से एक स्टोरेज रिंग निकालता है और उसे रुद्र की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र उस स्टोरेज रिंग को लेता है, अपनी शक्तियां उसमें डाल कर उसके अंदर देखा है, वहां पर उसे कुछ जड़ी बूटियों के साथ एक लेटर और एक गोल्डन कार्ड रखा हुआ दिखता है। इसके बाद रुद्र उस स्टोरेज रिंग को अपने पॉकेट में डालकर बिना कुछ बोले वहां से जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में काफी अंदर तक जाकर रुद्र पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। जब उसे इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं आया, तब वह अपने पॉकेट से स्टोरेज रिंग को निकाल कर उसके अंदर से उस लेटर को निकलता है जो ऋतिका ने उसके लिए भेजा था और उसे पढ़ने लगता है। कुछ दिनों पहले मयंक राज क्लाउड सिटी से स्टोन सिटी की तरफ वापस आ रहे थे, तभी उन पर रेगिस्तान के डाकू हमला कर देते हैं। उस हमले में मयंक राज की जान तो बच जाती है, पर वह काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। इस वजह से वह अभी महल में ही मौजूद है। 2 दिन पहले रात के अंधेरे में डाकू राज फैमिली के महल पर भी हमला करते हैं। उस हमले में राज फैमिली को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इस वजह से महल की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो डाकू राज फैमिली पर हमला कर रहे हैं वह अग्निदल से आते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए। ये लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 25 रैंक 2 की गोली तैयार हुई। पिताजी पर हमला हुआ था, वह अभी घायल है, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। इतना कहकर रुद्र उसे लेटर को वहीं पर फेंक कर सीधा महल की तरफ भागता है, पर जंगल के बाहर आते ही वह रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है। अगर मैं पिताजी के पास गया तो उन्होंने मैं क्या बताऊंगा कि मुझे उनके बारे में कैसे पता चला। अरे हाँ, इस समय पिताजी की सबसे बड़ी परेशानी डाकुओं का दल अग्नि दल है। अगर मैं उस दल को ही खत्म कर दूं तो पिताजी की सभी परेशानी ही खत्म हो जाएंगे। पर परेशानी तो इस बात की है कि अभी मैं सिर्फ पृथ्वी लेवल के 6 सितारों पर हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी लेवल की 9 सितारों वाले योद्धा से मुकाबला कर सकता हूं। पिताजी ब्रह्मांड लेवल के योद्धा है, अगर वह भी घायल हो गए तो जरूर अग्नि दल के पास भी कोई ताकतवर योद्धा मौजूद होगा, पर इससे पहले मैंने उसके बारे में सुना क्यों नहीं। रुद्र का सोचना भी गलत नहीं था, क्योंकि स्टोन सिटी में सिर्फ 3 लोग ही ऐसे थे जो ब्रह्मांड लेवल पर हो। पहले रुद्र के पिता मयंक राज, दूसरे टाइगर ग्रुप के लिए डर और तीसरा अग्रवाल नीलामी घर में कोई योद्धा है, पर उसके बारे में रुद्र को पता नहीं कि वह कौन है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ आकाश लेवल के योद्धाओं ने मिलकर पिताजी पर हमला किया हो। पिताजी के लिए आकाश लेवल के योद्धाओं को हराना काफी आसान है, पर कई सारे आकाश लेवल के योद्धा एक साथ पिताजी पर हमला करें तो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। अग्निदल के पास इतने ताकतवर योद्धा मौजूद हैं तो मैं उन्हें खत्म कैसे करूंगा। लगता है मुझे जल्द से जल्द उन दोनों तकनीक को सिखाना होगा, शेर का पंजा और आगे की रफ्तार। इतना सोचकर रुद्र अपने गुस्से पर काबू करता है और एक बार उस तरफ देखा है जहां पर रेगिस्तानी इलाका था, फिर जंगल में वापस लौट जाता है। रुद्र वापस अपनी ट्रेनिंग की जगह पर जाता है और उस लेटर को जो उसने फेंक दिया था उठाकर जला देता है, जिससे उसमें लिखी हुई जानकारी किसी दूसरे के हाथ न लग सके। उस लेटर को पूरी तरह से मिटाने के बाद रुद्र वह जड़ी बूटियां निकलता है जो उसने अग्रवाल नीलामी घर से खरीदी थी और उनसे एक गोली तैयार करने का सोचता है। इन 2 महीना की ट्रेनिंग में आचार्य ने रुद्र को गोलियां बनाना, हथियार बनाना और फॉर्मेशन बनाना जैसी कई सारी चीज सिखा दी थी। रुद्र के लिए इस समय रैंक 2 की गोली बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र अपनी स्टोरेज रिंग से एक सफेद रंग की कढ़ाई निकलता है। ये कढ़ाई उन कई सारे खास तोहफा में से एक थी जो आचार्य ने रुद्र को दिए थे। इन खास जड़ी बूटियां की मदद से रैंक 3 की गोली भी बनाई जा सकती है, पर अफसोस मैं सिर्फ रैंक 2 की गोली ही बना सकता हूं। पर कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। ना कहकर रुद्र अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीले रंग का गोली का नुस्खा निकलता है। शांत चित गोली। यह गोली एक रैंक 2 की गोली है, इसे खाने से किसी का भी दिमाग शांत चित की स्थिति में पहुंच जाता है। इसके बाद ट्रेनी
अगा की रफ्तार और तकनीक सीखने की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ जाती है, पर हर रैंक की गोली को सिर्फ एक ही बार खाया जा सकता है। इसका मतलब रैंक 2 की शांतचित्त गोली खाने के बाद अगली बार मुझे रैंक 3 के शांतचित्त गोल बड़ी ही खानी होगी, क्योंकि रैंक 2 की गोली मुझ पर कोई असर नहीं करेगी और रैंक 3 की गोली उसे बनाने के लिए मुझे आकाश लेवल पर पहुंचना होगा, क्योंकि वह रैंक 3 की गोली है। चलो कोई नहीं, रुद्र गहरी सांस लेने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकता था, इस वजह से वह गोली बनाने के नुस्खे पर ध्यान देता है। रुद्र शांतचित्त गोली के नुस्खे को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और धीरे धीरे अपनी शक्तियां उसमें भरने लगता है। जैसे जैसे उस नुस्खे में शक्तियां बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे रुद्र के दिमाग में जानकारी आती जा रही थी। उस नुस्खे को ध्यान से पढ़ने के बाद रुद्र कढ़ाई को आग पर रख देता है। लगभग 10 मिनट के बाद कढ़ाई काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। उसके बाद रुद्र नुस्खे में बताई हुई जानकारी के हिसाब से जड़ी बूटियों को कढ़ाई में एक एक करके डालने लगता है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद सभी जड़ी बूटियां एक हरे रंग के लिक्विड में बदल जाती हैं। उस लिक्विड को एक बोतल में करने के बाद रुद्र शक्ति पत्थर को, जो उसने नीलामी घर से खरीदा था, उसे कढ़ाई में डाल देता है। आधे घंटे शक्ति पत्थर को जलाने के बाद उसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। गहरी दरारें को देखत ही रुद्र कढ़ाई की गर्माहट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अचानक से गर्माहट भरने की वजह से शक्ति पत्थर लाल रंग के पाउडर में बदल जाता है। लाल पाउडर जल न जाए, इस वजह से रुद्र जल्दी से उस हरे रंग के लिक्विड से भरी हुई बोतल को, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बनाया था, उठाकर उसे कढ़ाई में पलट देता है। हरे रंग का लिक्विड जैसे ही उस कढ़ाई में गया, वैसे ही रुद्र उस कढ़ाई के गर्माहट बढ़कर हरे रंग के लिक्विड को और लाल पाउडर को मिलने लगता है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इतनी गर्माहट में अपनी शक्तियों से लिक्विड और लाल पाउडर को मिलने से रुद्र की शक्तियां काफी तेजी से खत्म हो रही थी। रुद्र इस समय पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था, पर हार ना मनाते हुए रुद्र गोली बनाता रहता है। 40 मिनट की मेहनत के बाद रुद्र आखिरकार गोली बनाने में कामयाब होता है। गोली बनते ही उस पूरे इलाके में गोली की काफी तेज खुशबू फैल जाती है। थकान की वजह से रुद्र के दिल की धड़कनें काफी तेज थी, पर शांतचित्त गोली की खुशबू से उसका दिल पहले की तरह धड़कने लगता है और उसे काफी शांति और सुकून महसूस होता है, जिससे उसकी थकान भी काफी कम हो जाती है। सच में इस गली की खुशबू का असर इतना खास है, तो इसे खाने के बाद इसके कितने कमाल के आसार होंगे। इसी वजह से इस गोली की इतनी कीमत होती है। सच में यह इसकी कीमत के लायक है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 26, रहस्यमयी जंगली जानवर का कंकाल। रुद्र गोली को अपने आंखों के पास लाकर देखता है। उस गोली की बनावट काफी अच्छी थी, साथ ही उसमें हल्की दरारें भी दिख रही थी, जिसमें हल्की शक्तियां भी बह रही थी। अगर किसी गोली में सिर्फ खुशबू आए तो वह रैंक 2 की लो लेवल गोली होती है। खुशबू के साथ अगर गोली की बनावट भी अच्छी हो तो वह रैंक 2 की मीडियम लेवल गोल बड़ी ही होती है। पर अगर किसी गोली में खुशबू और अच्छी बनावट के साथ साथ हल्की दरारें भी हो, जिसमें शक्तियां बह रही हो, तो वह रैंक 2 की हाई लेवल गोली होती है, जिसकी तुलना रैंक 3 की मामूली गोली से की जा सकती है। यह गोली रैंक 2 की हाई लेवल गोली बन गई है। रुद्र इस समय गोली को देखकर काफी खुश था और यह खुशी उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। अगर आचार्य इस समय यहाँ पर होती तो वह मुझसे कहते ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक रैंक 2 की गोली है। खुशी मनाना अच्छी बात है, पर इतनी भी खुशी मनाना अच्छी बात नहीं है कि कोई अपने रास्ते से ही भटक जाए। आचार्य बिल्कुल सही कहते थे, खुशी उतनी ही माननी चाहिए जो हमें रास्ते से ना भटकाए। मुझे याद है कि आचार्य हमें सिर्फ कुछ ही मिनटों में ही रैंक 3 की हाई लेवल गोली बनाई थी और मैंने रैंक 2 की हाई लेवल गोली को बनाने में लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त ले लिया। मुझे भी आचार्य की तरह एक महान केमिस्ट बना है, इसलिए मुझे लगातार मेहनत करते रहना होगा, पर उससे पहले मुझे अग्निदल का अंत करना होगा। इतना सोचकर रुद्र शांतचित्त गोली को एक बोतल में डालकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। फिर कढ़ाई और बाकी सामान को भी अपनी रिंग में डालकर जंगल में और भी अंदर की तरफ चल देता है। उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वह शांतचित्त गोली को खाकर आचार्य की दी हुई तकनीक को सीख सके। कई दिनों तक चलने के बाद रुद्र को जंगल में एक ऊंचा पर्वत दिखता है जो सफेद धुंध से गिरा हुआ था। वहां पर कुदरती शक्तियां अभी काफी ज्यादा घनी थी। रुद्र को ऐसी ही जगह की तो तलाश थी। इतना ऊंचा पर्वत, ये तो स्टोन सिटी से ही दिख जाना चाहिए, पर इसके आसपास घने कोहरे की वजह से किसी का ध्यान इस पर नहीं आया। मुझे ऐसी ही जगह की तो तलाश थी जहां के बारे में कम से कम लोग जानते हो। ऐसी ही जगह मेरी ट्रेनिंग के लिए सही रहेगी, पर परेशानी बस इतनी है कि यहाँ पर जंगली जानवर का खतरा भी काफी ज्यादा हो सकता है। इतना सोचकर रुद्र बड़ी सावधानी से पर्वत पर चढ़ना शुरू कर देता है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पर्वत पर काफी खामोशी छाई हुई थी, वहां पर कोई भी जंगली जानवर मौजूद ही नहीं था।
यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इस पर्वत पर इतनी ज्यादा कुदरती शक्तियां मौजूद है, फिर भी यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर मौजूद क्यों नहीं है? इसकी तो बस दो ही वजह हो सकती हैं। पहले, यहाँ पर ऐसी कोई चीज हो जो जंगली जानवर को बिल्कुल भी पसंद ना हो, और दूसरी, इस पर्वत पर काफी ज्यादा ताकतवर जंगली जानवर रहता हो जिसके डर से बाकी जंगली जानवर यहाँ पर नहीं आते होंगे। अगर पहली वजह होगी फिर तो सब ठीक है, पर अगर दूसरी वजह हुई तब तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। जरूरत है, सब सोच तो रहा था, पर वह फिर भी आगे बढ़ता रहता है। काफी देर तक आगे बढ़ते रहने के बाद आखिरकार शाम हो ही जाती है। इसकी वजह से रुद्र को रुकना ही पता है। रुद्र वहीं पर चट्टान के किनारे आग जलाकर खाना पका रहा था, साथ ही आचार्य की दी हुई किताबों में से एक को पढ़ा था। एक अच्छा हथियार बनाने के लिए खास धातु, शक्ति पत्थर और एक अच्छे लोहार की भी जरूरत पड़ती है। हथियार बनाते समय एक ही तत्व की धातु और शक्ति पत्थर का इस्तेमाल करें। यदि धातु में अग्नि तत्व की शक्ति है और शक्ति पत्थर में जल तत्व की शक्ति हो तो उन दोनों का इस्तेमाल न कर। इससे धातु और शक्ति पत्थर दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर सावधानी नहीं रखी गई तो धमाका भी हो सकता है। अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वहाँ क्या है? अभी रुद्र किताब पर ही रहा था, तभी उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है। जब रुद्र उस रोशनी की तरफ देखा है तो वह हैरान रह जाता है। उसके सामने चांद की रोशनी में चमकता हुआ एक कंकाल था, एक बहुत ही विशाल जंगली जानवर का कंकाल जो जंगली पेड़ पौधों, झाड़ियां और लंबी लंबी बालों से ढका हुआ था, इसलिए दिन में उसे देखना लगभग नामुमकिन था, पर चांद की रोशनी में वह कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था। यह क्या चीज है? अगर चांद की रोशनी में इसका कुछ हिस्सा नहीं चमक रहा होता तो मुझे तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। रुद्र किताब को अपनी स्टोरेज रिंग में रखकर आग के पास रखी हुई अपनी तलवार को उठाता है और कंकाल की तरफ चलते हुए खुद से कहता है। रुद्र जैसे जैसे उस कंकाल की तरफ बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। उसकी वजह ये थी कि वह कंकाल जो रुद्र को विशाल लग रहा था वह तो बस उसकी पीठ का एक छोटा सा हिस्सा था। असलियत में तो वह कंकाल रुद्र की सोच से भी विशाल था। पर्वत का बीच में एक गहरी खाई बनी हुई थी और वह कंकाल उसे खाई में फंसा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह पर्वत उस जंगली जानवर के कंकाल पर ही बना हो, जैसे वह उसकी समाधि हो। स्टोन सिटी का इतिहास हजारों साल पर छोटे उराना है। हजारों सालों में तो किसी ने भी इस तरह की विशाल जंगली जानवर को नहीं देखा है, तो यह उससे भी पहले मारा होगा। पता नहीं ये कितने सालों पुराना है जो इसके ऊपर इस तरह का पर्वत भी जम गया। इसके आकार के छोटी हिसाब से इसका सर पर्वत की चोटी पर होगा। मुझे जल्दी से ऊपर जाना होगा। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद मुझे इस कंकाल के शरीर का शक्ति पत्थर भी मिल जाए। इतना सोचकर रुद्र वापस आग के पास जाता है। इस समय तक सका खाना पक चुका था, इसलिए रुद्र आराम से पत्थर पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। रुद्र पर्वत के ऊपर जल्द से जल्द जाना चाहता था, पर रात में सफर करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। इस वजह से वह रात में आराम करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह होते ही रुद्र पर्वत पर जाना शुरू कर देता है। पर्वत पर चढ़ते समय कुदरती शक्तियों में बढ़त के अलावा रुद्र को और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस हर कदम के साथ साथ कुदरती शक्तियां बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद रुद्र आखिरकार पर्वत के शिखर पर पहुंच ही जाता है, पर शिखर पर पहुंचते ही रुद्र को कुछ महसूस होता है और उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है। यह मुझे क्या हो रहा है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 27 शांत चित गोली का असर। यह मुझे क्या हो रहा है? शिखर पर पहुंचते ही रुद्र के शरीर में खून के बहने की रफ्तार काफी तेज हो जाती है। रुद्र बिना देरी किए अपनी शक्तियों को अपने पूरे शरीर में बहाता है। कुछ देर में ही खून के बहाने की रफ्तार पहले की तरह हो जाती है, पर इन कुछ मिनटों में ही रुद्र पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। अभी मुझे क्या हो गया था? रुद्र अपने आसपास देखते हुए खुद से कहता है। तभी उसकी नजर अपने सामने की तरफ जाती है। रुद्र के सामने से कोहरा कम हो रहा था। कुछ देर पहले घने कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था, पर अब रुद्र को काफी कुछ दिख रहा था। उसके सामने एक सर था, लगभग 100 मीटर बड़ा एक जंगली जानवर का सर। रुद्र के लिए वह सर किसी छोटे पहाड़ की तरह था। कुछ देर तक तो रुद्र उस सर को देखता रहता है, फिर वह उस पर चढ़ना शुरू कर देता है। रुद्र सीधा उस सर के माथे की बिल्कुल बीचों बीच जा रहा था, क्योंकि शक्ति पत्थर वहीं पर होता है। रुद्र जब माथे के बीचों बीच पहुंचता है तब उसे वहां कहीं पर भी शक्ति पत्थर नहीं मिलता है, बस वहां पर कुछ लकीरें थी जो चमक रही थी। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मैं इतना ऊंचा पर्वत चढ़कर आया हूं और यहां पर मुझे बस को 6 लकीरें ही मिलती हैं। कम से कम एक शक्ति पत्थर तो होता ही, छोटा सा ही सही, पर नहीं, मेहनत बर्बाद। रुद्र इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था और निराश भी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इस पर्वत पर इतनी ज्यादा कुदरती
शक्तियां मौजूद है, ये जगह मेरी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही रहेगी। शक्ति पत्थर ना सही, ट्रेनिंग के लिए तो अच्छी जगह मिल गई, और इन लकीरों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इनसे भी मुझे थोड़ा और फायदा हो जाए फिर तो आता ही अलग है। रुद्र अपने आप को समझाते हुए खुद से कहता है, उसके बाद उन लकीरों पर गौर करने लगता है। वह लकीरें इस तरह से बनी थी जैसे कोई इंसान बना रही हो। उन लकीरों में रुद्र को काफी ज्यादा तादाद में बर्फ तत्व की शक्तियां भी महसूस हो रही थी। इन लकीरों में अभी तक इतनी ज्यादा बर्फ तत्व की शक्तियां मौजूद हैं, न जाने जब ये जानवर जिंदा होगा तब ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा, इसकी एक दहाड़ से ही पर्वत कांप जाते हों। ये शक्तियों की वजह से चमकती हुई उन लकीरों को देखकर रुद्र मन ही मन कहता है। उन लकीरों में रुद्र को ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही थी, जो उसके पिता मयंक से भी ज्यादा ताकतवर थी। जबकि मयंक राज ब्रह्मांड लेवल के योद्धा थे, तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह जानवर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। रुद्र उन लकीरों को और भी ध्यान से देखने के लिए उनकी और भी करीब जाता है। रुद्र के करीब आते ही वह लकीरें काफी तेजी से चमकने लगती हैं। उस चमक की वजह से रुद्र को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। वह चमक कुछ समय के लिए तो वहां पर रहती है, उसके बाद वह रुद्र के शरीर में समा जाती है। अपने सामने रोशनी को कम होता हुआ महसूस करके रुद्र अपनी आंखें खोलता है, पर जो वह अपने सामने देखा है उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी वजह ये थी कि उसके सामने कुछ पल पहले जो लकीरें मौजूद थी वह अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रुद्र का वो अंदाजा भी नहीं था कि वह लकीरें रोशनी में बदलकर उसके शरीर में समा गई है। अब वह रोशनी उसके शरीर में जहर साबित होगी या अमृत, इस बात का अंदाजा रुद्र को नहीं था। मेरे ख्याल से शांत चित गोली खाकर शेर का पंच और आग की रफ्तार तकनीक को सीखने की तैयारी करनी चाहिए। काफी देर की खामोशी के बाद रुद्र अपने ऊपर काबू करते हुए खुद से कहता है। इसके बाद वह मुड़कर अपने आसपास की जगह को ध्यान से देखता है और ट्रेनिंग करने का बड़ी ही सही जगह ढूंढता है। रुद्र को पर्वत के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है, जिसके नीचे एक 5 फुट बड़ा पत्थर भी रखा हुआ था। रुद्र उस पेड़ के पास जाकर उस जगह को ध्यान से दिखता है। ये जगह ट्रेनिंग के लिए भी बिल्कुल सही है। उस जगह को ध्यान से देखकर रुद्र अपने मन ही मन कहता है और उस पत्थर पर बैठ जाता है। रुद्र अपने पास से शांत चित गोली और दोनों तकनीक को निकलता है। इसके बाद कुछ देर तक रुद्र शांत चित गोली को आना से देखता रहता है, फिर उसे अपने मुंह में रखकर निगल जाता है। गोली को खाकर रुद्र का मन काफी शांत हो जाता है और उसके शरीर में एक अलग सी ठंडक पहुंच जाती है। यह एहसास रुद्र के लिए काफी सुकून भरा था। अग्निदल पर गुस्सा, पिता मयंक की फिक्र, आचार्य की याद और पर्वत पर शक्ति पत्थर न मिलने का दुख, ये सभी भावनाएं अभी रुद्र को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। इस समय रुद्र का मन बहुत ही शांत हो गया था। इसी वजह से शांत चित गोली को इतना खास माना जाता है, क्योंकि इस गोली का असर जो इतना खास है, इस तरह के असर से किसी की भी ट्रेनिंग की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ सकती है। रुद्र शांत चित गोली के असर को देखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहता है और अपना हाथ तकनीक की तरफ बढ़ा देता है। गोली का असर शुरू हो चुका था। रुद्र इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। रुद्र शेर का पंजा तकनीक को खोलकर उसमें मौजूद जानकारी को देखता है। तकिन बड़ी ईका को खोलते ही रुद्र को अपने मन में एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई शेर का पंजा तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। शेर का पंजा तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वह परछाई ये सब करके दिखा रही थी। परछाई जब अपने हाथ और से हवा पर बात करती है, तब उसके हाथों से एक शक्तियों की लहर निकलती है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म करने की ताकत रखती है। उसके बाद वह परछाई अपनी हथेली से वार करती है। इस बार परछाई के वार करते हैं बड़ी ही एक परछाई की दीवार भी वहां पर आ जाती है। शक्तियों से बनी हुई हथेली जब परछाई की दीवार से टकराती है तब दीवार पर एक भी खरोच नहीं आती, पर दीवार के दूसरी तरफ शक्तियों का एक तेज धमाका होता है। इस तरह से कवच, ढाल या किसी भी चीज के आर पार हमला किया जा सकता है। इसके बाद वह परछाई अपने हाथों से एक पंच बनती है और अपनी तरफ इस तरह से खींचती है जैसे वह किसी रस्सी को खींच रही हो। ऐसा करते ही एक शक्तियों की लहर उस परछाई की दीवार और उस परछाई की इंसान की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। इस समय वह दीवार परछाई के इंसान और शक्तियों की लहर के बीच में थी। शक्तियों की लहर जब दीवार से टकराती है तो एक जोर का धमाका होता है और दीवार धूल में मिल जाती है। इससे हम अपने दुश्मन पर आगे से और पीछे से दोनों तरफ से वार कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को बचाने का मौका ही ना मिले। इतना कहकर वह पहचान रुद्र की तरफ देखती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 28, क्या रुद्र कामयाब हुआ? शेर का पंजा तकनीक के 3 हिस्से होते हैं, शेर का पंच, शेर की हथेली और शेर का पलटवार। इन तीनों छोटी हिस्सों को आप जैसे चाहे वैसे अपनी शक्तियों की मदद से काबू कर सकते हैं। इतना कहकर वह परछाई रुद्र के मन से गायब हो जाती है। उसके कहे हुए हर शब्द, उसकी की हुई हर तकनीक जानकारी बनकर रुद्र के मन में समा जाती है।
धीरे धीरे रुद्र अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और इसी मुस्कुराहट के साथ वह कहता है, सच में शांतचित गोली का असर तो कमाल का है। शेर का पंजा तकनीक के तीनों हिस्सों को खाने में मुझे 3 महीनों का वक्त लगता, पर इस गोली के आसार से मैं इस तकनीक के तीनों हिस्सों को बस 3 घंटे में ही सीख लिया। गोली का असर 12 घंटे तक रहता है, अभी 9 घंटे बचे हैं, इनमें मैं आग की रफ्तार तकनीक को भी सीख लूंगा और दोनों तकनीक में महारत भी हासिल कर लूंगा। हा हा हा। रुद्र की हंसी इस समय पर्वत के उस इलाके में गूंज रही थी। कुछ पल तक हंसने के बाद रुद्र आग की रफ्तार तकनीक की तरफ देखता है। आग की रफ्तार तकनीक को अपने हाथों में पकड़कर रुद्र उसमें अपनी शक्तियां भरने लगता है। कुछ शक्तियां बढ़ाने के बाद वह तकनीक हल्की आवाज के साथ खुल जाती है। उस तकनीक के खुलते ही उसमें से काफी तेज पीले रंग की रोशनी निकलने लगत बड़ी ही है। वह रोशनी कई सारी आकृति का रूप लेकर रुद्र के आसपास घूमने लगते हैं। इस बार यह सब रुद्र के मन में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में हो रहा था। रुद्र यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। रुद्र के सामने की आकृतियां अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पर भागती हुई दिख रही थी। कुछ आकृतियां पानी के ऊपर तो कुछ आकृतियां जमीन पर, कुछ पर्वत पर। इसी तरह अलग अलग तरह से आकृतियां अलग अलग जगहों पर भाग रही थी, पर उनमें कुछ आकृतियां ऐसे बड़ी ही थी जो नीले रंग में चमक रही थी। रुद्र जब उन नीली आकृतियों को ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि नीली आकृतियां कभी पानी के अंदर, कभी हवा में, तो कभी आग में भाग रही थी। रुद्र भी उन आकृतियों को देख ही रहा था, तभी पीले रंग की सभी आकृतियों जानकारी बनाकर रुद्र के दिमाग में चली जाती हैं और नीले रंग की आकृतियां वापस से आग की रफ्तार तकनीक के कार्ड में चली जाती है। रह जाते हैं तो सिर्फ कुछ शब्द। आग की रफ्तार तकनीक में 2 लेवल है। जब कोई पहले लेवल में महारत हासिल कर लेता है तभी उसे दूसरे लेवल की जानकारी मिलेगी। रुद्र के इन शब्दों को पढ़ते ही वह शब्द वहां से गायब हो जाते हैं और रुद्र बस अपना सर हिलता रह जाता है। चलो दूसरा लेवल ना सही, पहले लेवल को ही सीखते हैं। इतना कहकर रुद्र ध्यान में चला जाता है और अपने मन ही मन आग की रफ्तार तकनीक के पहले लेवल की जानकारी के हिसाब से ट्रेनिंग करने लगता है। कभी रुद्र पानी में भागता, कभी जंगल में, या कभी पर्वत पर। वह पानी में डूबता था, जंगल में पेड़ों से टकराता था और पर्वत से भी गिरता था, पर रुद्र ट्रेनिंग करता जा रहा था बिना हार माने। ये सब शांतचित गोली के ही असर थे। काफी देर के ध्यान के बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है। इस समय वह पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, पर वह आराम न करते हुए वक्त का अंदाजा लगता है। अभी सिर्फ 2 घंटे ही बीते हैं। मन की ट्रेनिंग से तकनीक सीखने की रफ्तार तो बढ़ जाती है, पर थकान कुछ ज्यादा ही होती है। मुझे कुछ देर के लिए तकनीक सीखने की बजाय अपने लेवल बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। जब मेरी शक्तियां बढ़ेगी तो मेरी थकान खुद ही काम हो जाएगी। इतना सोचकर रुद्र दोबारा से अपनी आंखें बंद करता है और आसपास की शक्तियों को सोखने लगता है। इस समय रुद्र के तेज रफ्तार से शक्तियां सोखने की वजह से उसके आसपास शक्तियों का एक बवंडर बन गया था, जिसने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया था। शांत चित गोली के असर से रुद्र का दिमाग इस समय काफी शांत था। इस वजह से वह अपने आसपास की कुदरती शक्तियों में मौजूद जंगली शक्तियों को काबू करके उन्हें अपने शरीर के अंदर ले जा रहा था और रुद्र के शक्तियों की शुद्धता के कारण वह शक्तियां रुद्र की शक्तियों से आसानी से मिलती जा रही थी। पर रुद्र को इस समय काफी हैरानी भी महसूस हो रही थी। रुद्र ने पहले भी तरह से शक्तियों को सोखा था। तेज रफ्तार में शक्तियां सोखने से शरीर में काफी दर्द महसूस होता है, पर इस समय रुद्र जो शक्तियां सोख रहा था वह रुद्र को बिल्कुल भी दर्द नहीं पहुंचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शक्तियां खुद चाह रही हो कि रुद्र उनको सोखे। मुझे इतना तो पता है कि यह शांतचित गोली का असर नहीं है, तो ये शक्तियां इतनी आसानी से मेरे शरीर में क्यों जा रहे हैं? चलो मुझे फायदा हो रहा है, बस मुझे इसी से मतलब रखना चाहिए। वैसे भी मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। इतना कहकर रुद्र दोबारा से ट्रेनिंग में लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियां जल्द ही 7 सितारों पर पहुंचने वाली है। ये पर ट्रेनिंग करना रुद्र को बड़ा फायदेमंद लग रहा था। कुछ देर बाद जब रुद्र की थकान कम हो जाती है तब वह दोबारा से तकनीक सीखने की तैयारी करने लगता है। मेरे पास अभी 6 घंटे हैं, मैं दोनों तकनीक को सीख चुका हूँ, बस उनमें महारत हासिल करना बाकी है, तो चलो महारत हासिल करते हैं। इतना कहकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन ही मन ट्रेनिंग करने लगता है। लगभग 6 घंटे बाद रुद्र को ऐसा महसूस होता है जैसे गुस्सा, दर्द, दुख, प्यार, यह सब भावनाएं उसे फिर से महसूस होने लगी हो। ये सब महसूस करके रुद्र समझ जाता है कि 12 घंटे बीत चुके हैं और शांतचित गोली का असर खत्म हो चुका है। ये समझकर रुद्र जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे दिखता है कि शाम हो चुकी है और सूरज डूब रहा है। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इतनी ऊंचाई से डूबते हुए सूरज को देखना नज़र तो काफी अच्छा है, पर मुझे अपनी शक्तियों को एक बार इस्तेमाल करके देख लेना चाह। छोटी मैंने मानसिक तौर पर शेर का पंजा तकनीक पर महारत हासिल तो कर ली है, पर शारीरिक तौर पर मैंने इसका एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया है। रही बात आग की रफ्तार तकनीक की, तो अफसोस मैं उस पर महारत हासिल नहीं कर
आया आखिर वह है ही इतनी मुश्किल, पर फिर भी मैं अपनी शक्तियों के हिसाब से उसका इस्तेमाल 3 से 4 बार कर सकता हूँ। ये मुकाबला करने में ना सही, पर जान बचाकर भागने में तो मेरी काफी मदद करेगी। इतना कहकर रुद्र अपनी जगह से उठता है और एक बड़े से पत्थर के पास जाता है और अपने हाथों से पंच बनाकर उस पर वार कर देता है। शेर का पंच, यह आवाज गूंजते ही रुद्र के हाथों से एक शक्तियों की लहर निकलती है जो देखने में एक पंच की तरह लग रही थी। वह जाकर उस बड़े से पत्थर से टकराती है और वह बड़ा और मजबूत पत्थर छोटे से धमाके के साथ धूल में मिल जाता है। फिर रुद्र मुड़कर एक पेड़ की तरफ देखा है और उस पर भी वार कर देता है। शेर की हथेली एक बार फिर से रुद्र के हाथों से शक्तियों की लहर निकलती है जो देखने में एक हथेली की तरह लग रही थी। वह जाकर उस पेड़ से टकराती है, पर इस बार उस पेड़ को एक खरोच भी नहीं आती, यहाँ तक कि वहां पर थोड़ी सी आज अभी नहीं होती। वहां पर अभी भी शांति छाई हुई थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 29 शहर में होती बातें। वहां पर अभी भी शांति छाई हुई थी। उस शांति में रुद्र के कदमों की आवाज गूंजने लगती है। रुद्र धीमे कदमों से चलकर उस पेड़ के पास जाता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। वह पेड़ पहले के ही तरह दिख रहा था। रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर पेड़ के बाहरी सतह को छील देता है। बाहरी सतह के हटते ही पेड़ के अंदर से धूल निकलने लगती है। वह धूल नहीं बल्कि लकड़ी ही थी जो रुद्र के वार से धूल में बदल गई। यह सब देखकर रुद्र मुस्कुराता है और एक और विशाल पत्थर की तरफ जाता है। बाकियों की तरह रुद्र में इस पर भी वार किया। शेर का पलटवार, इतना कहते ही रुद्र के सामने मौजूद पत्थर के पीछे से एक जोर का धमाका होता है। रुद्र जब पत्थर के पीछे जाकर देखता है तो उसके चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उस पत्थर पर एक गहरा गड्ढा था जिसके आसपास कई सारी दरारें भी थी। यह सब रुद्र के वार से हुआ था। अग्नि दल में रुद्र आ रहा हूं, आग की रफ्तार, इतना कहते ही रुद्र का शरीर पीले रंग की रोशनी से चमकने लगता है और वह आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पर्वत से तेज रफ्तार में नीचे उतरने लगता है। रात के अंधेरे में रुद्र किसी रोशनी की तरह चमक रहा था जो काफी तेज रफ्तार में जंगल से गुजर रही हो। रुद्र के शरीर से निकलती रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि रुद्र जंगल के जिस हिस्से से गुजरता था उस जगह पर दिन जैसा उजाला हो जाता था। क्या बात है, मैं तो किसी ब्रह्मांड लेवल का बड़ी ही योद्धा से भी तेज भाग रहा हूं। ये रफ्तार वाली तकनीक तो सच में कमल की है, पर अफसोस मेरी शक्तियों के हिसाब से मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही बात कर सकता हूं और एक बार में मैं सिर्फ 100 मीटर की ही दूरी तय कर सकता हूं, वह भी बस कुछ ही सेकंड में। यह बात अच्छी तो है, पर 3 से 4 बार इस तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे शक्तियां बढ़ाने के लिए रुकना ही पड़ेगा। इस तरह से तो मैं कल सुबह तक स्टोन सिटी पहुंच पाऊंगा बड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से स्टोन सिटी की तरह बहूंगा। इतना कहकर रुद्र अपने खर्च हुई शक्तियों को दोबारा भरने के लिए स्टोरेज रिंग से कुछ गोलियां निकालकर खा लेता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ देर बाद जब रुद्र को अपनी शक्तियां पहले की तरह महसूस होती है तो वह उठकर दोबारा से अपना सफर तय करने लगता है। बार बार शक्तियों का इस्तेमाल करना, बार बार रुककर ट्रेनिंग करके शक्तियां पाना। पूरी रात इसी में निकल जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ रुद्र जंगल के बाहर स्टोन सिटी की सीमा पर पहुंच जाता है। क्या बात है, कुछ दिनों का सफर सिर्फ एक रात में ही पूरा हो गया। ये तकनीक तो सच में कमाल की है आचार्य, आपका दिया हुआ तोहफा तो बहुत ही खास है। जब मैं अगली बार आपसे मिलूंगा तब तक मैं इस तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा आचार्य। रुद्र स्टोन सिटी की तरफ देखते हुए खुद से कहता है और स्टोन सिटी की ओर बढ़ जाता है। वह रेगिस्तान में जाने से पहले स्टोन सिटी के राजमहल यानी कि अपने घर राज फैमिली के महल में जाकर अपने पिता से मिलना चाहता था और साथ ही वहां के हालात भी देखना चाहता था। रुद्र जब महल की तरफ बढ़ रहा था तब उसे रास्ते में चलते लोगों की बातें सुनाई देती हैं। तुम्हें पता है, कल राज परिवार के सैनिकों और अग्नि दल के डाकुओं के बीच में आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। कई डाकू मारे गए, आंकड़ा लगभग 500 पर पहुंच गया होगा। तब दूसरा बोला, तुम्हें बस इतना ही पता चला है? अगर हाँ तो तुम्हें काफी कम जानकारी है भाई। मेरी जानकारी के हिसाब से अग्नि दल के डाकुओं के साथ साथ स्टोन सिटी के राज परिवार को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, पर अभी तक बात इतनी भी नहीं बढ़ी है। जो राज परिवार के लीडर मयंक राज या अग्निदल, क्या वह शैतान लीडर लड़ाई में उतरे हों? फिर कोई तीसरा बोलता है, ना बड़ी ये तुमने सब कुछ तो ठीक कहा, पर यह बात गलत कही कि लीडर मयंक राज या वह शैतान लीडर लड़ाई में नहीं उतरे। आधे महीने पहले लीडर मयंक राज स्टोन सिटी की तरफ आ रहे थे। जब वह रेगिस्तानी इलाके में थे तब उन पर और उन के साथ के लोगों पर अग्नि दल के डाकुओं ने पीछे से हमला किया था। उस हमले में कई लोग मारे गए और लीडर मयंक राज भी काफी घायल हो गए थे। तुम सब तो जानते ही हो कि लीडर मयंक राज ब्रह्मांड लेवल के योद्धा है, वह को पृथ्वी लेवल के तो योद्धा है नहीं जो इस तरह से घायल हो जाएंगे। जरूर उन पर अग्नि दल के ताकतवर योद्धा ने हमला किया होगा।
तब दूसरा इंसान एक बार फिर से बोलता है, पर अग्निदल के पास तो कोई भी ब्रह्मांड लेवल का योद्धा नहीं है, तो लीडर मयंक को इतना घायल कौन कर सकता है? आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वह एक ब्रह्मांड लेवल के योद्धा से मुकाबला करे, क्योंकि यह तो सीधा मौत को दावत देना होगा। फिर तीसरा इंसान सते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था अग्निदल का शैतान लीडर अभी तक मुकाबले में नहीं उतरा, फिर तुम उसको कैसे भूल सकते हो? सब जानते हैं कि अग्निदल के पास कोई भी ब्रह्मांड लेवल का योद्धा नहीं है, पर कोई भी यह नहीं जानता कि अग्निदल का शैतान लीडर किस लेवल पर है। मेरे ख्याल से वह भी ब्रह्मांड लेवल पर होगा। रही बात मुकाबले में आने की, तो मेरे ख्याल से वह दोनों अभी पिछले मुकाबले की वजह से घायल है, इसलिए अभी तक वह मुकाबले में नहीं आए। अग्निदल का शैतान लीडर, आज तक मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? महल जाकर मुझे पिताजी से इस बारे में बात करनी ही होगी। उन लोगों की बातें सुनकर रुद्र काफी हैरान था, क्योंकि वह स्टोन सिटी के लीडर मयंक राज का बेटा था। उसको स्टोन सिटी या उसके आसपास के इलाके की अच्छी जानकारी थी, पर उसने कभी भी शैतान लीडर का नाम नहीं सुना। उसके पिता भाई या उसके पिता के अच्छे दोस्त मोहन ने भी कभी इस बारे में उसको नहीं बताया। उन तीनों लोगों को बात करता हुआ छोड़कर रुद्र काफी तेज रफ्तार में स्टोन सिटी के महल यानी कि अपने घर की तरफ बहने लगता है। कुछ ही देर में रुद्र महल के गेट पर पहुंच जाता है। महल के आसपास रुद्र को पहले की ही तरह काफी सैनिक दिख रहे थे। इस समय महल की सुरक्षा पहले की ही तरह काफी सख्त थी। महल के गेट पर मौजूद सैनिक अपनी तरफ किसी को तेज रफ्तार में आता हुआ देखकर सावधान हो जाते हैं। तभी उनमें से कोई उस अनजान शख्स को महल की तरफ आता हुआ देखकर बाकी सैनिकों से कहता है, रुको, कोई उस पर हमला नहीं करेगा, ये लीडर मयंक राज का सबसे छोटा बेटा है। रुद्र, उसे कोई नहीं रुकेगा। तब दूसरा सैनिक कहता है, मैंने तो सुना था कि रुद्रराज बीमार है और उसकी शक्तियां नहीं बढ़ती, पर यह लड़का जो सामने से आ रहा है उसकी रफ्तार तो किसी 9 सितारों वाले पृथ्वी लेवल के योद्धा के बराबर लग रही है। क्या इसकी शक्तियां बढ़ने लगी? रुद्र जहां से भी गुजर रहा था वहां पर सभी लोग जिन्होंने उसको पहचाना वह सब उसी के बारे में बातें कर रहे थे, पर रुद्र उन सभी की बातों को अनसुना करते हुए सीधा महल में अपने पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद रुद्र एक दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह अपना हाथ बढ़ाकर उस दरवाजे को खटखटाना ही वाला था, तभी वह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे को खुलता हुआ देखकर रुद्र जल्दी से पास ही मौजूद खंबे के पीछे छिप जाता है, और खंबे के पीछे से ही रुद्र देखता है कि कमरे के अंदर से कौन निकल रहा है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 30, अग्निदल का शैतान लीडर। अरे ये तो मोहन अंकल हैं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए या पिताजी से? रुद्र, छिपने की जरूरत नहीं है, तुम सामने आ सकते हो। रुद्र अभी सोच ही रहा था, तभी उसे मोहन की आवाज सुनाई देती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती मोहन अंकल, आप मुझे हमेशा ढूंढ कैसे लेते हो? रुद्र, एक योद्धा को हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, और तुम्हारा तो बचपन ही मेरी आंखों के सामने बीता है, तो मैं तुम्हें कैसे ना पहचानूं? वैसे भी तुम हमेशा मेरे और लीडर के अलावा सबसे छिपते क्यों रहते हो? मोहन हंसते हुए रुद्र से कहता है, और मोहन को हंसता हुआ देखकर रुद्र शर्मा जाता है और अपने लाल चेहरे के साथ बात बदलने की कोशिश करता है। मोहन अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र की बात सुनकर मोहन की हंसी तुरंत ही गायब हो जाती है और वह रुद्र की तरफ देखने लगता है। वह समझ जाता है कि रुद्र उससे किस बारे में बात करना चाहता है। यहाँ नहीं, तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं। इतना कहकर मोहन अपने आसपास देखते हुए रुद्र का हाथ पकड़ता है और उसके कमरे की तरफ चल देता है। कुछ समय बाद रुद्र के कमरे में मोहन और रुद्र एक दूसरे के सामने बैठे थे। तब रुद्र मोहन से पूछता है, मोहन अंकल, ये शहर में किस तरह की बातें चल रही है? आपने मुझे अपनी दल के बारे में बताया था कि उसमें कोई भी आकाश लेवल के ऊपर का योद्धा मौजूद नहीं है, तो ये शैतान लीडर कौन है? आपने पिताजी ने या फिर भाइयों ने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? आपको पता है शहर में इस समय किस तरह की बातें चल रही है? मुझे सब कुछ जानना है, वह भी बिल्कुल सच। रुद्र, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। पहले तो वैसा ही था जैसा हमने तुम्हें बताया था, पर 20 साल पहले अग्निदल में बाहर से एक ताकतवर योद्धा आया। वह कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, या वह कहाँ से आया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जब उसका मुकाबला लीडर मयंक से हुआ था तब वह सामने भी नहीं आया। जब वह पहली बार अग्निदल में आया था उसके बाद अग्निदल काफी शांत रहने लगा था, पर लगभग 3 महीने पहले अग्निदल में काफी हलचल शुरू हो गई। जब इस बात की जानकारी लीडर मयंक तक पहुंची तब वह क्लाउड सिटी में थे। जानकारी मिलते ही वह स्टोन सिटी की तरफ निकल पड़े, पर रास्ते में ही अग्निदल के डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले में लीडर मयंक घायल हो गए और हमारे कई सैनिक भी मारे गए। इतना कहकर मोहन एक गहरी सांस लेता है और शांत हो जाता है। तब रुद्र उनसे पूछता है, मोहन अंकल, 3 महीने पहले मैं पिताजी से मिला था, उस समय उन्होंने नहीं
लामी से एक तलवार तकनीक मेरे लिए खरीदी थी, तब तो पिताजी मुझे ठीक ही लग रहे थे। रुद्र की बात सुनकर मोहन रुद्र से कहता है, उस समय उन्होंने एक गोली की मदद से कुछ पलों के लिए अपने घाव छुपा लिए थे। मोहन की बातों को समझकर रुद्र उनसे पूछता है, अब पिताजी कैसे हैं और आप लोग अब आगे क्या करने वाले हो? लीडर मयंक के सभी घाव भर चुके हैं और वह अब मुकाबले में जाने की सोच रहे हैं। रही बात हम आगे क्या करेंगे तो तुम उसके लिए अभी बहुत छोटे हो, तो इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर मोहन वहां से जाने के लिए उसने लगता है, तभी रुद्र मोहन को रोकते हुए उनसे कहता है, अरे मोहन अंकल रुकिए, मुझे कुछ और बातें आपसे बड़े उछनी है। अगर अग्निदल पहले कमजोर था तो उसे खत्म क्यों नहीं किया गया? रुद्र मोहन को दोबारा से बैठा कर उनसे पूछता है। रुद्र, ऐसा नहीं है कि हमने कभी अग्निदल को खत्म करने की नहीं सोची, पर बात ऐसी है कि हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि अग्निदल ऐसी जगह पर बसा हुआ है। सबको ऐसा लगता है कि अग्निदल रेगिस्तान में बसा हुआ है, पर यह पूरा सच नहीं है। रेगिस्तान के बीच में एक जगह है जिसे काला रेगिस्तान कहा जाता है। अग्नि दल वहां पर ही बसा हुआ है। उस इलाके में हमेशा काले बादल छाए रहते हैं, इस वजह से ना ही वहां पर दिन में सफर किया जा सकता है और ना ही रात में। काले रेगिस्तान में एक या दो लोग तो डाकुओं की नजरों से बचकर आगे आ सकते हैं, पर एक पूरी सेना नहीं। एक सेना दूर से ही उनकी नजरों में आ जाएगी। इस वजह से हम आज तक अग्निदल को खत्म नहीं कर पाए हैं। मोहन अंकल, अग्निदल का शैतान लीडर, उसके बारे में कुछ बताए। आपने कहा उसके आने के बाद अग्निदल काफी शांत हो गया था। अगर ऐसा है तो लोग उसे शैतान लीडर क्यों कहते हैं? अग्निदल के डाकू पहले रात में शहर में अंदर घुस जाते थे, उसके बाद चोरी, हत्या, लोगों को अगवा करना जैसे काम किया करते थे। जब तक सैनिक वहां पहुंचते उससे पहले ही वह लोग वहां से निकल जाया करते थे, पर शैतान लीडर के आने के बाद उन्होंने शहर में आना बंद कर दिया और सभी अपराध भी। पर जब भी कोई रेगिस्तान से सफर करता है तब अग्निदल लके डाकू उसे पर बड़ी बरहम से हमला करते हैं। सफर करने वालों में से कुछ मारे जाते हैं और कई गायब हो जाते हैं। कुछ बदकिस्मत लोगों के तो सिर्फ हाथ या पैर ही मिलते हैं। डाकुओं की इस ही बेरहमी की वजह से उनके लिए डर को शैतान लीडर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसके आने के बाद ही डाकू इतनी बेरहमी से लोगों को मारने लगे। इतना कहकर कुछ देर तक खामोश रहने के बाद मोहन रुद्र से कहते हैं, रुद्र मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है, अब मैं चलता हूं, मुझे और भी काम है। पर हाँ, एक बात का तुम ध्यान रखना, पिछले बार जैसे तुम 2 महीना के लिए गायब हो गए थे वैसा दोबारा मत करना। अभी शहर का माहौल थोड़ा खराब चल रहा है। मोहन अपनी जगह से उठकर कुछ देर तक खामोश रहने के बाद रुद्र को समझाते हुए उससे कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। मोहन के जाने के बाद रुद्र उस कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और मोहन की कही हुई बातों पर ही गौर कर रहा था। काफी देर तक इन बातों पर गौर करने के बाद रुद्र काले रेगिस्तान में जाने का फैसला करता है और मोहन की नजरों से बचते हुए महल से निकल जाता है। वह सीधा बाजार की तरफ जा रहा था, क्योंकि कई सारे व्यापारी अक्सर व्यापार के चलते रेगिस्तान से होते हुए शहर में आया जाया करते थे। रुद्र बाजार की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक सुनसान गली दिखती है। रुद्र सबकी नजरों से बचकर उस गली में चला जाता है और अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़ों से ढककर आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पीली रोशनी में बदलकर बाजार की तरफ तेज रफ्तार में जाने लगता है। रास्ते में मौजूद सभी लोग जब पीली रोशनी में ढके हुए एक इंसान को इतनी तेज रफ्तार में आता हुआ देखते हैं तो सबके मन में बस यही सवाल आता है, आखिर इतना ताकतवर इंसान है कौन और इतने ताकतवर लोग स्टोन सिटी में कब से आने लगे? बाजार के दूसरी तरफ कई सारी बगियां खड़ी थी जिनमें बड़े बड़े बक्से रखे जा रहे थे। उन्हीं के पास एक मोटा आदमी अपने सामने मौजूद कई सारे योद्धाओं से कह रहा था, हमें ये सारा सामान लेकर येलो सिटी जाना है, इसके लिए हमें रेगिस्तानी इलाके को पार करना होगा, पर वहां पर अग्निदल के डाकुओं का खतरा भी है, इसलिए हम हमारे साथ सिर्फ आकाश लेवल के ही योद्धाओं को ले जाएंगे। जो भी आकाश लेवल का है वह आगे आ जाए। सफर पर चलने वाले हर योद्धा को 1000 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। इतना सुनते ही कई सारे योद्धा आगे आ जाते हैं। भले ही अग्निदल के डाकुओं का खतरा है, पर 1000 चांदी के सिक्के कोई छोटी कीमत नहीं थी। सभी अपना नाम लिखवा ही रहे थे, तभी एक आवाज सुनाई देती है, कोई बहुत ही तेज रफ्तार में हमारी तरफ आ रहा है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 31, अग्निदल में आ रहा हूं, कोई बहुत ही तेज रफ्तार में हमारी तरफ आ रहा है। यह आवाज बड़े और जते ही पीली रोशनी में लिपटा हुआ एक आदमी उस मोटे आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बड़े भाई, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो बस एक छोटा सा व्यापारी हूं। वह मोटा व्यापारी इस समय काफी घबराया छोटे हुआ था, क्योंकि वह पीली रोशनी में लिपटा हुआ रहस्यमयी इंसान इतनी तेज रफ्तार में उसके पास आया। उसकी रफ्तार को देखकर वह काफी घबरा गया था। इतनी तेज रफ्तार तो किसी आकाशगंगा लेवल के योद्धा के
आबर है और इस तरह से शक्तियों को अपने पूरे शरीर में लपेटना ऐसा तो कोई आकाशगंगा लेवल का ताकतवर योद्धा ही कर सकता है। भले ही मैं और मेरे आसपास कई सारे आकाश लेवल के योद्धा हैं, पर आकाशगंगा लेवल के योद्धाओं के सामने हम किसी चींटी की तरह हैं जिसे ये कभी भी मसाला सकता है। मुझे इससे बड़ी सावधानी से बात करनी होगी। मुझे येलो सिटी तक जाना है, बताओ इसकी कितनी कीमत होगी। वह व्यापारी अभी इस बारे में सोच ही रहा था। छोटी ई उसे क्या कहना चाहिए उससे पहले ही वह रहस्यमयी इंसान उस व्यापारी से कहता है। इतना कहते ही रहस्यमयी इंसान के शरीर पर मौजूद पीली रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और वह व्यापारी देखता है कि रहस्यमयी इंसान पूरी बड़ी ही तरह से काले कपड़ों से ढका हुआ है। इससे व्यापारी को कुछ याद आता है। आप तो वही है ना जिसने अग्रवाल नीलामी घर से वह दोनों तलवार बहुत ही बड़ी कीमतों पर खरीदी थी। मुझे माफ करिएगा, मैं पहले आपको नहीं पहचान पाया। वैसे मेरा नाम मनीष है और हम लोग येलो सिटी की तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ चले गए तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बात होगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हमारी सबसे अच्छी बग्घी दिखता हूँ। इतना कह कर मनीष रुद्र को अपनी बग्घी के पास ले जाता है। ये हमारी सबसे आलीशान और आरामदायक बग्घी है, आप इसमें बैठ सकते हैं। हम आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे, आप आराम करें, मैं बाकी काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर मनीष दोबारा से योद्धाओं के पास पहुंच जाता है। मनीष जी, हमारे साथ इतना ताकतवर इंसान सफर कर रहा है, क्या हमें अभी भी इन योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी या फिर हम इनको वापस जाने के लिए कह दे। मनीष का एक साथी उसके पास आकर उससे कहता है, नहीं, हमें अभी भी योद्धाओं की जरूरत है। ये ताकतवर इंसान शायद बहुत ही बड़ा केमिस्ट और लोहार है। जिस तरह से इसने उस नीलामी में एक टूटी हुई तलवार के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी, इससे यही बात साबित होती है कि यह एक लोहार है, क्योंकि वह तलवार किसी योद्धा के काम की नहीं थी। और साथ ही नीलामी में इसने काफी कीमती गोलियों को भी दांव पर लगाया था। गोलियों को इस तरह से दांव पर लगाने का काम तो कोई छोटी ईस्ट ही कर सकता है, वह भी कोई छोटा मोटा केमिस्ट नहीं, काफी जाना माना केमिस्ट। इसके बाद मनीष गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हम पहले जिस तरह से सफर कर रहे थे वैसे ही करेंगे, पर अगर बात बिगड़ती है तो हम इस रहस्यमयी इंसान से मदद मांग सकते हैं। हम पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं हो सकते। वहां से कुछ दूरी पर बाजार के बीचों बीच में काफी बड़ी इमारत थी। यह स्टोन सिटी की 3 सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी। इस इमारत के बाद हर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अग्रवाल नीलामी घर। नीलामी घर के अंदर एक खास कमरे में लीडर की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। वह कुछ कागजों को ध्यान से पढ़ रही थी। उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था। वह लड़की कागजों से नजर हटाकर अपने सामने खड़े बुजुर्ग आदमी से कहते हैं, बुजुर्ग अकीरा, इस बार नीलामी घर को काफी फायदा हुआ है। टाइगर ग्रुप ने इस बार काफी खास गोलियां और जड़ी बूटियों के साथ साथ कई सारे हथियार भी खरीदे हैं, ये हमारे लिए। रितिका आगे और कुछ कहती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक अग्रवाल परिवार का सैनिक घबराते हुए अंदर आता है और घुटनों पर बैठकर रितिका से कहता है, इस तरह से आने के लिए माफी चाहता हूं। रितिका मैडम, पर अपने आदेश दिया था कि कोई भी इंसान पूरी तरह से काले कपड़ों के ढका हुआ दिखे तो आपको तुरंत सूचित किया जाए। क्या काले कपड़ों से ढका हुआ इंसान तुमने क्या देखा? मुझे पूरी बात बताओ। रितिका हैरानी में कुर्सी से उठ खड़ी होती है और सैनिक से पूछती है। ऋतिक की बात सुनकर वह सैनिक भी सब कुछ बता देता है जो उसने देखा। सारी बातें बताने के बाद ऋतिक के आदेश पर वह सैनिक वहां से चला जाता है। उस सैनिक के जाने के बाद ऋतिक गहरी सोच में चली जाती है। ऋतिका को गहरी सोच में पड़ा हुआ देखकर बुजुर्ग अकीरा ऋतिका से पूछते हैं, क्या हुआ ऋतिका, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों हो? आखिर कौन सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है? बुजुर्ग अकीरा की बात सुनकर ऋतिका हल्की परेशानी भरी आवाज में जवाब देती है, बुजुर्ग अकीरा, शायद वह रहस्यमयी केमिस्ट अग्नि दल के पास जा रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले कुछ दिनों में शहर में बहुत कुछ होगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर वह अग्नि दल को खत्म करने जा रहा है फिर तो कोई बात नहीं, पर अगर वह अग्नि दल के साथ हाथ मिलाने जा रहा है तब हमारे लिए काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऋतिका को परेशान देखकर बुजुर्ग अकीरा उससे कहते हैं, ऋतिका तुम चिंता मत करो, मैं अभी रेगिस्तान के लिए निकलता हूं। अगर वह अग्नि दल को खत्म करेगा तो मैं उस साथ दूंगा, क्योंकि अग्नि दल के डाकुओं ने हमारे भी कई सारे व्यापारियों को लूट और मारा है। पर अगर उसने अग्नि दल के साथ हाथ मिलाया तो मैं मौका देखकर उसे मारने की कोशिश करूंगा, पर मेरे ख्याल से वह अग्नि दल को खत्म करने ही जा रहा है। इसी तरह की बातें राज फैमिली और टाइगर ग्रुप के साथ साथ शहर के कई सारे बड़े बड़े खानदानों में भी हो रही थी। पर इन सभी बातों से अनजान रुद्र इस समय अपनी बग्घी में बैठा ट्रेनिंग कर रहा था। उसने आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया था, इस वजह से उसकी शक्तियां थोड़ी कमजोर हो गई थी। पर रुद्र रेगिस्तानी इलाके में कमजोरी के साथ नहीं जा सकता था, वरना उसकी थोड़ी सी कमजोरी उसकी मौत की वजह भी बन सकती थी। रुद्र कुछ घंटों तक लगातार ट्रेनिंग करते रहता है, पर एक झटके से ही उसकी आंखें खुल जाती है। उसको बाहर से काफी शोर सुनाई दे रहा था।
यह आवाज कैसी है? क्या अग्नि दल के डाकुओं ने हम पर हमला किया है? ए रुद्र हैरानी में खुद से यह कहता है, क्योंकि वह अभी डाकुओं के इलाके में नहीं पहुंचे थे। रुद्र पहले इस बारे में सोचता है, फिर बग्घी से बाहर निकाल आता है। बाहर आते ही रुद्र को महसूस होता है कि हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज है। सभी योद्धा और व्यापारी बग्घी को साथ लाकर आपस में मोटी मोटी रस्सियों से बांध रहे हैं। अरे आप बाहर आ गए, माफ करिए, आपको परेशानी हुई। हमारी किस्मत थोड़ी खराब थी जो हम रेगिस्तानी तूफान में फंस गए। रेगिस्तानी तूफान काफी खतरनाक होते हैं। यह अपने साथ कीमती सामान, बग्घी और योद्धा को भी उड़ा ले जाते हैं, तो ऐसे में हमें कुछ देर यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। आप तब तक आराम करिए, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लें। गे व्यापारी मनीष रुद्र को बाहर आता हुआ देखकर उसके पास जाकर उससे कहता है। मनीष की बात सुनकर रुद्र अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है, नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। रुद्र की बात सुनकर मनीष वहां से चला जाता है। उसके बाद रुद्र खुद से कहता है, बस कुछ वक्त और अग्नि दल में आ रहा हूँ। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 32 रुद्र की ट्रेनिंग से शक्तियों में कमी। काफी तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे रेगिस्तानी तूफान में कुछ भी देखना नामुमकिन था। रुद्र भी बाकियों की तरह बग्घी को पकड़कर खड़ा था, उसको अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था तूफान न के अलावा। रुद्र को बस बीच बीच में कुछ योद्धाओं और व्यापारियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे रुद्र समझ जाता है कि कोई बदकिस्मत इंसान इस तूफान में उड़ गया है। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। तभी रुद्र को आसमान में एक लाल रोशनी दिखती है। ये किस चीज की रोशनी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। आग की रफ्तार। रुद्र जब उस लाल रोशनी को देखता है तब वह आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लाल रोशनी के पीछे जाने लगता है। आग की रफ्तार तकनीक की कई सारी खासियतों में से ये भी एक थी कि वह इस तरह के तूफान में भी अच्छी तरह काम करती है। आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करते ही पीले रंग की रोशनी रुद्र के शरीर का पूरी तरह से ढक लेती है। इसके बाद रुद्र काफी तेज रफ्तार में उस लाल रोशनी के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वह लाल रोशनी जमीन से टकराती है, जिससे एक जोर का धमाका होता है। रुद्र जब वहां पर जाकर देखा है तब उसे वहां पर एक लाल रंग का पत्थर पड़ा हुआ मिलता है जो काफी तेजी से चमक रहा था। रुद्र जब उस पत्थर को उठाकर देखता है तब उसे वह काफी ज्यादा ठंडा महसूस होता है, बिल्कुल किसी बर्फ की तरह। आखिरी यह किस तरह की बड़ी जहर रेगिस्तान जैसे गर्म इलाकों में इस तरह का ठंडा पत्थर कब से मिलने लगा? रुद्र उस पत्थर को देखकर काफी हैरान था और इसी हैरानी में वह मन ही मन सोचता है। उसके बाद वह उस पत्थर को उठाकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। रुद्र जब अपने आसपास देखता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि तूफान अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। मुझे वापस चलना चाहिए, वरना वह लोग मुझे छोड़कर ना चले जाए। इस पत्थर के बारे में मैं बाद में पता लगाऊंगा, फिलहाल मुझे अग्नि दल पर ध्यान रखना है। इतना सोचकर रुद्र पैदल ही व्यापारियों की तरफ चल देता है। इस बार रुद्र आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले ही आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया था और इस समय रुद्र की शक्तियां काफी कम हो चुकी थी। रुद्र जब अपनी बग्घी के पास वापस पहुंचता है तो वह दिखता है कि सभी व्यापारी अपने बिखरे हुए सामान को समेट रहे हैं और योद्धा तूफान में उड़ गए लोगों को ढूंढ रहे हैं। रुद्र को पास आता हुआ देखकर व्यापारी मनीष भागते हुए उसके पास जाता है और उससे घबराते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं ना? कहीं आपकी कोई कीमती चीज तूफान में तो नहीं गई? अगर ऐसा है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये सभी योद्धा अक्सर रेगिस्तान या जंगलों में सफर करते रहते हैं, यह आपकी चीजों को आसानी से ढूंढ लेंगे। नहीं, मेरी कोई भी चीज नहीं खोई है, मैं सब कुछ पता लगाने गया था। वैसे हम यहाँ से कितनी देर में निकलेंगे? रुद्र बात बदलते हुए मनीष से कहता है और रुद्र की बात सुनकर मनीष सोच में पड़ जाता है। हमें लगभग 1 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तूफान में काफी नुकसान हो गया है, बग्घी भी काफी बुरी हालत में है, साथ ही हमारे कुछ योद्धा और व्यापारी भी तूफान में उड़ गए हैं। उनको ढूंढने में हमें लगभग 1 से 2 घंटे तो लगेंगे ही। शुक्र है कि यह तूफान ज्यादा बड़ा नहीं था, होता तो हमारे खोए हुए योद्धा और व्यापारियों को ढूंढना नामुमकिन होता। काफी सोचने के बाद मनीष रुद्र को बताता है। मनीष की बात सुनकर रुद्र में सर हिलता है और वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। सबसे दूर जाकर रुद्र एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है। वह अभी रेगिस्तान में था जहां पर काफी ज्यादा गर्मी हुआ करती थी। इस तरह की जगह पर आग तत्व की कुदरती शक्तियां काफी ज्यादा तादाद में करती थी और रुद्र के पास भी अग्नि तत्व की शक्ति थी। इस वजह से और उसकी शुद्ध शक्तियों की वजह से उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता था। रुद्र के शरीर पर जो सुनहरे शेर की खाल का हुआ कवच था, उसके अंदर भी आग तत्व की शक्ति थी। वह कवच रुद्र के लिए उसके आचार्य ने बनाया था। उस कवच की खासियत सिर्फ रक्षा करना नहीं बल्कि आग तत्व की शक्तियों को खींचना भी था। उस कवच के साथ रुद्र अपनी शोध
ध शक्तियों और रेगिस्तान में मौजूद आग तत्व की शक्तियों की मदद से अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार काफी तेज कर सकता था। वैसे तो रुद्र जब भी आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करता था तो उसके बाद उसे कुछ मिनटों की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती थी, पर इस समय रुद्र पहले से 10 गुना ज्यादा तेजी से शक्तियों को सोख पा रहा था। दूसरी तरफ व्यापारी मनीष बाकी व्यापारियों और योद्धाओं को आदेश दे रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है। यह सब क्या हो रहा है? आसपास से कुदरती शक्तियां काम क्यों होती जा रही है? यह इतना गर्म रेगिस्तान है, यहाँ पर तो अग्नि तत्व की शक्तियां काफी ज्यादा तादाद में है, पर फिर भी यह इतनी कम क्यों होती जा रही है? आखिर इतनी शक्तियों को सोखने के लिए तो कई सारे आकाश लेवल के योद्धा लगेंगे। व्यापारी मनीष अभी इसी सोच में था, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उस तरह देखता है तो उसे वहां पर एक 2 मीटर बड़ा पत्थर 2 टुकड़ों में टूटा हुआ मिलता है और उस पत्थर के ऊपर एक काले कपड़ों वाला इंसान हवा में बैठा हुआ दिखता है। अच्छा, ये बात है। तभी मैं सोचूं कि आखिर इस रेगिस्तान की कुदरती शक्तियां काम क्यों होती जा रही है। ऐसा कोई आम इंसान या फिर कई सारे आम इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकते, पर यह रहस्यमय इंसान तो आकाशगंगा लेवल या उससे भी ऊपर का है। फिर तो इसको काफी ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती होगी ट्रेनिंग के लिए। अगर इसको एक बार की ट्रेनिंग के लिए इतनी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, फिर यह असलियत में कितना ताकतवर होगा। ये सब सोचते ही व्यापारी मनीष के पसीने छूट जाते हैं। वहां से कुछ दूरी पर एक और इंसान काले कपड़ों से ढका हुआ एक बारे से पत्थर के पीछे छुपा था। उसकी नजर भी अभी रुद्र पर ही थी। सच में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इससे मुकाबला करना मुश्किल होगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 33, बस यही रास्ता है। शक्तियां काफी तेजी से रुद्र के शरीर के अंदर जाती जा रही थी। रुद्र अपनी शक्तियों की मदद से अपने शरीर के अंदर देख रहा था कि बाहर से काफी तेज रफ्तार में शक्तियां उसके शरीर के अंदर आती जा रही थी और उसकी शुद्ध शक्तियों से मिलकर वह सभी शक्तियां काफी ज्यादा गाढ़ी और कम होती जा रही थी। रुद्र की शक्तियों की शुद्धता के कारण उसको अपने लेवल बढ़ाने के लिए बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा शुद्ध शक्तियां होती हैं वह उतनी ही ज्यादा गाढ़ी भी होती हैं। आम लोगों की शक्तियां किसी पानी की तरह होती है, काफी पतली। इस वजह से उनकी शक्तियां ज्यादा गाढ़ी नहीं होती। जिसकी शक्ति जितनी गाढ़ी होती है उसके अंदर उतनी ही ताकत ज्यादा होती है। साथ ही आगे लेवल बढ़ाने में भी उसे ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। रुद्र अभी अपने शरीर के अंदर देख ही रहा था, तभी उसको अपने शरीर के अंदर हड्डी चटकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे रुद्र को इस बात का एहसास होता है कि वह पृथ्वी लेवल के 7 सितारों तक पहुंच गया है। पर अभी उसकी शक्तियां बढ़नी बंद नहीं हुई थी। उसकी शक्तियां अभी भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इतनी ज्यादा शक्तियां सोखने की वजह से रुद्र के शरीर में दर्द होने लगता है, पर वह किसी तरह अपने दर्द पर काबू करके ट्रेनिंग करता रहता है। क्योंकि उसके पास अभी एक मौका था एक साथ 2 सितारों को पार करने का, क्योंकि अगर उसने इस मौके का इस्तेमाल नहीं किया तो उसे 8 सितारों तक पहुंचने में लगभग 2 महीने और लगा सकते थे। वैसे तो इस तरह से शक्तियां बढ़ आना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इससे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है, पर रुद्र की शुद्ध शक्तियों की मदद से यह मुमकिन था। रुद्र की शक्तियां अभी भी लगातार बढ़ती जा रही थी और बाहरी दुनिया में सब लोग रुद्र को इस तरह से देख रहे थे जैसे वह कोई भगवान हो। रुद्र का शरीर इस समय काफी तेजी से चमक रहा था, जैसे वह खुद ही एक सूरज बन गया हो। इसी तरह से कुछ घंटे और बीत जाते हैं। उसके बाद रुद्र के शरीर पर चमकती रोशनी बड़ी धीरे कम होने लगती है और वह पहले की तरह काले कपड़ों से ढका हुआ दिखता है। चमकती रोशनी की वजह से रुद्र हवा में उड़ रहा था, पर रोशनी की कम होते ही वह भी नीचे आ जाता है। रुद्र धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह 8 सितारों पर पहुंच गया था। उसको इस बात का एहसास नहीं था कि अभी उसका शरीर किस तरह से चमक रहा था। उसको बस यही दिखता है कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, हैरानी से, डर से या फिर इज्जत से। ये सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं बस ट्रेनिंग ही तो कर रहा था, ऐसे में मैं इन सब की नजरों में कैसे आ गया? मनीष से इस बारे में पूछो क्या? चलो छोड़ो, बिना वजह क्यों बात बढ़ानी, सीधा काम की बात करते हैं। इतना कहकर रुद्र मनीष के पास जाता है और उससे कहता है, अब हम चल सकते हैं क्या? रुद्र के शब्द जैसे ही मनीष के कानों में पड़ते हैं वह तुरंत ही होश में आ जाता है और हकलाते हुए रुद्र से कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल हम चल सकते हैं, हमारे सारे साथी हमें मिल गए हैं। इसके बाद मनीष मुड़कर अपने साथियों से कहता है, चलने की तैयारी करो, हमें सफर आगे बढ़ाना है। मनीष की बात सुनकर उसके सभी साथी हाँ मैं सर हिलते हैं और चलने की तैयारी करने लगते हैं। रुद्र सबको काम करता हुआ देखकर दोबारा से उस बग्घी में चला जाता है जिससे वह यहाँ तक आया था। बग्घी में बैठने के बाद रुद्र आचार्य की दी किताबों में से एक को पढ़ने लगता है और इसी तरह से उनका सफर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। पर वहां से कुछ दूरी पर एक काले कपड़ों वाला इंसान भी खड़ा हुआ था, जो इस समय उस बग्घी को देख रहा था जिसमें रुद्र बैठ हुआ था। जो भी
हो, मैं तुम्हें अग्नि दल के साथ मिलने नहीं दूंगा, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। इतना कहकर वह रहस्यमय इंसान अपने सर से कपड़ा हटता है, जिससे उसका चेहरा साफ साफ देखने लगता है। वह और कोई नहीं बल्कि अग्रवाल नीलामी घर का बुजुर्ग था, जिसका नाम था बुजुर्ग अकीरा, जो ब्रह्मांड लेवल के ताकतवर योद्धाओं में से एक था। इतना कहकर बुजुर्ग अकीरा भी तेज रफ्तार में उन व्यापारियों के पीछे जाने लगते हैं। मनीष, एक बात बताओ, यहाँ से अग्नि दल का ठिकाना कितनी दूर होगा और हमें उनके इलाके से निकलने में कितना वक्त लगेगा? जब मनीष और रुद्र बग्घी में साथ बैठे होते हैं तब रुद्र मनीष से सवाल करता है। रुद्र का सवाल सुनकर मनीष एक पल के लिए खामोश हो जाता है। उसके बाद बोलता है, अग्नि दल का ठिकाना यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। हमें वहां तक पहुंचने में कल शाम तक का समय लगेगा और उनके ठिकाने को पार करने में हमें लगभग 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह अग्नि दल के इलाके का अंत है, इसलिए हमें बस 5 घंटे लगेंगे। पर अगर हम अग्नि दल के इलाके के बिल्कुल बीच से निकलते तो शायद हमें 4 से 5 दिन तो लग सकते थे। दरअसल रेगिस्तान के बड़ी ईच में एक जगह है जिसको काला रेगिस्तान कहा जाता है। वह अग्नि दल का असली ठिकाना है, पर उन्होंने काले रेगिस्तान के आसपास के रेगिस्तानी इलाके को, जहां से व्यापारी सफर करते हैं, उस जगह को अपना इलाका बना लिया है। जब भी कोई व्यापारी उस इलाके से निकलता है तो अग्नि दल के डाकू उसे लूट लेते हैं, पर अगर लोग इस इलाके से ना निकले तो उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। पर अफसोस, स्टोन सिटी से येलो सिटी तक जाने के लिए रेगिस्तान में बस यही रास्ता मौजूद है, इसके अलावा और कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। व्यापारी मनीष निराशा से ये सब रुद्र को बताता है। मनीष की बात सुनकर रुद्र गहरी सोच में पड़ जाता है। रुद्र को गहरी सोच में पड़ा हुआ देखकर मनीष उससे कहता है, मैं बाहर देखने जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है या नहीं, तब तक आप आराम करिए क्योंकि सफर कुछ ज्यादा ही लंबा है। इतना कहकर मनीष वहां से बाहर निकल जाता है और रुद्र अपनी गहरी सोच में ही पड़ा रहता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 34, बस 3 हमलों में। इसी तरह से देखते ही देखते वक्त बीत जाता है और दूसरे दिन की शाम हो जाती है। रुद्र इस समय अपनी आंखें बंद करके अपने मन ही मन तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे बग्घी के बाहर से काफी तेज तलवारों के टकराने की और योद्धाओं के चलने की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनते ही रुद्र की आंखें खुल जाती हैं। अग्नि दल, आखिरकार वक्त आ ही गया हमारे टकराने का। इतना कहकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। बाधा के बाहर अग्नि दल के डाकू और व्यापारियों के साथ आए हुए योद्धा आपस में लड़ रहे थे। उनकी तलवारें आपस में काफी तेजी से टकरा रही थी और हर पल कोई ना कोई योद्धा अपनी जान गंवाकर जमीन पर गिरता जा रहा था। इस समय व्यापारियों और उनके साथ आए हुए योद्धाओं की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। मनीष जी, हम अग्नि दल के डाकुओं के हाथों बुरी तरह मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अभी तक अग्नि दल के बस 2 ही डाकू मारे गए हैं, पर हमारे कई सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। ऐसे में हमें अब आगे क्या करना चाहिए? व्यापारी मनीष का एक साथी उसके पास आकर उससे कहता है और अपने साथी की बात सुनकर व्यापारी मनीष उससे कहता है, हमने जितना सोचा था अग्नि दल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में हम उनको हार नहीं सकते, लगता है हमें उनसे मदद मांगनी ही पड़ेगी। व्यापारी मनीष अभी अपने साथी से ये सब बातें कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसके तुरंत बाद बड़ी ही वहां पर एक धमाके की आवाज भी गूंजती है। व्यापारी मनीष मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर एक काले कपड़ों में पूरी तरह से लिपटा हुआ इंसान दिखता है। वह और कोई नहीं रुद्र था, जिसने अपनी शेर का पंजा तकनीक का इस्तेमाल किया था और एक बार में ही अग्नि दल के कई सारे डाकुओं को मार दिया था। कुछ पलों के लिए उस जगह पर काफी खामोशी छा जाती है। सभी व्यापारी, योद्धा और डाकू इस समय रुद्र की तरफ ही देख रहे थे। फिर सभी डाकू जल्दी से होश में आ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मुकाबले में आए अचानक इस बदलाव से सभी डाकू काफी घबरा गए थे। वह सब आकाश लेवल के योद्धा थे, पर फिर भी उनको इस बात का पता ही नहीं चला कि कब रुद्र ने उन पर हमला किया और उनके कई सारे साथियों को मार दिया। इस बात से वह ये तो समझ गए थे कि रुद्र उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, पर वह ये बात नहीं जानते थे कि रुद्र दरअसल उनके बराबर ही ताकतवर था। पर रुद्र की शुद्ध शक्ति, छोटी ईयो की और उसकी खास तकनीकों की मदद से वह इतना ज्यादा ताकतवर लग रहा था। शेर का पटवार रुद्र के इतना कहते ही जितने भी डाकू वहां से भाग रहे थे उनको अपने सामने से अपनी तरफ एक तेज शक्तियों की लहर आती हुई दिखती है। अपने सामने से आई हुई शक्तियों की लहर को देखकर वह सभी अपनी अपनी ढालों को निकालकर अपने आप को बचाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन सभी को एक बार फिर से एक आवाज सुनाई देती है, शेर का पंच। ये आवाज गूंजते ही रुद्र के हाथों से एक शक्तियों की लहर निकलती है जो देखने में किसी पंच की तरह लग रही था। वह पंच जाकर उन डाकुओं से टकराता है। उन डाकुओं पर आगे से और पीछे से दोनों तरफ से हमला होने के कारण एक जोर का धमाका होता है, जिससे सभी डाकू धूल में मिल जाते हैं। वहां पर उन डाकुओं की मौजूदगी का कोई निशान तक नहीं बचा था। भले ही सभी डाकू मारे गए हो, पर फिर भी वहां पर काफी खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। पर इन सभी
बातों को नजरअंदाज करके रुद्र आसमान की तरफ देखता है। उसे अपने से कुछ किलोमीटर दूरी पर आसमान में काले बादल छाए हुए दिखते हैं, जिससे रुद्र समझ जाता है कि वह जगह और कोई नहीं बल्कि काला रेगिस्तान है जहां पर अग्नि दल के डाकू बसे हुए हैं। रुद्र व्यापारियों की तरफ मुड़कर मनीष से कहता है, मनीष जी, हमारा सफर बस यही तक था, अब आप आगे जा सकते हैं, पर मेरी मंजिल कहीं और है। इतना कहकर रुद्र दोबारा से काले रेगिस्तान की तरफ मुड़ जाता है और चलते हुए कहता है, मनीष जी, आज से स्टोन सिटी और येलो सिटी के रास्ते में अग्नि दल के डाकू जैसी कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी, आप आराम से सफर कर सकते हैं। इतना कहकर रुद्र आपकी आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पीली रोशनी में बदलकर वहां से तेज रफ्तार में काले रेगिस्तान की तरफ चला जाता है। रुद्र के जाने के कुछ देर बाद व्यापारी मनीष जैसे होश में आता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि रुद्र काफी देर पहले ही वहां से जा चुका है। उसके बाद उसे रुद्र के कहे हुए आखिरी शब्द याद आते हैं, आज से स्टोन सिटी और येलो सिटी के रास्ते में अग्नि दल के डाकू जैसी कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। इतना ताकतवर इंसान हमारे साथ सफर कर रहा था, यकीन नहीं होता, व्यापारी मनीष धीमी आवाज में खुद से कहता है, पर उसकी आवाज उसके पास ही खड़ा उसका साथी सुन लेता है। आपने सही कहा, यकीन नहीं होता, उसने बस 3 हमलों में ही इतने सारे डाकुओं को खत्म कर दिया, वह भी इस तरह से कि उनका शरीर धूल में बदल गया और इस रेगिस्तान में उनकी धूल को ढूंढना नामुमकिन है। उसने तो उनका नाम और निशान तक मिटा दिया। मनीष का साथी मनीष से कहता है। अपने साथी की बात सुनकर मनीष एक गहरी सांस लेता है और अपने साथी से कहता है, घायलों का इलाज करो और जो मारे गए हैं उनको स्टोन सिटी तक जल्द से जल्द मुआवजे के साथ पहुंचवा दो, बाकी सफर दोबारा शुरू करें। यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वह रहस्यमय इंसान अग्नि दल की तरफ गया है, यहाँ पर कुछ बड़ा हो उससे पहले ही यहाँ से निकल जाने में ही समझदारी होगी। व्यापारी मनीष की बात सुनकर उसके सभी साथी और योद्धा अपना सर हिलते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ मिनटों बाद बुजुर्ग अकीरा उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें कुछ योद्धा और व्यापारी मरे हुए दिखते हैं, जिन्हें बचे हुए योद्धा उठा रहे थे, पर वहां पर उन्हें कोई भी अग्नि दल का डाकू या फिर उससे जुड़ा हुआ निशान नहीं दिखता है। यहाँ पर कोई भी अग्नि दल का डाकू नहीं है, इसका मतलब इन योद्धाओं और व्यापारियों को मारने वाला और को ही नहीं बल्कि वह रहस्यमयी केमिस्ट है, मतलब वह सच में अग्नि दल के साथ मिलने जा रहा है। मैं उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, अग्नि दल तक पहुंचने से पहले ही मैं उसे रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग का राग गुस्से में रुद्र को बुरा भला कहते हैं और वहां से काले रेगिस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 35 रुद्र का मुकाबला बुजुर्ग अकीरा से। रात हो चुकी थी और रुद्र काले रेगिस्तान में चलता ही जा रहा था। आसमान में काले बादल होने के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं आ पा रही थी। रुद्र का लेवल बढ़ाने के कारण ग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद भी रुद्र को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। अब रुद्र का लेवल पृथ्वी लेवल के 8वें सितारे पर था, इससे वह सिर्फ अपनी ताकत के सहारे 2 या 3 सितारों वाले आकाश लेवल के योद्धाओं से मुकाबला कर सकता था। अगर वह अपनी खास तकनीकों का भी इस्तेमाल करे फिर तो है किसी 8 या 9 सितारों वाले आकाश लेवल के योद्धाओं को भी धूल चटा सकता था। लेवल बढ़ाने के बाद रुद्र की ताकत के साथ साथ उसकी रफ्तार भी बढ़ गई थी। अब वह आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किए बिना ही आकाश लेवल के ताकतवर योद्धाओं के बराबर रफ्तार में भाग सकता था, इसलिए रुद्र आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किए बिना ही काफी तेजी से सफर कर रहा था। अभी रुद्र रास्ते में ही था, तभी उसे हवा के कटने की आवाज सुनाई देती है। आग की रफ्तार तकनीक जैसे ही रुद्र को यह आवाज सुनाई देती है, रुद्र को खतरा महसूस होता है और वह तुरंत ही आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके वहां से अलग हट जाता है। रुद्र के अलग हटते ही उस जगह पर एक जोर का धमाका होता है और चारों तरफ से धूल ही धूल हो जाती है। धूल हटाने के बाद रुद्र को दिखता है जिस जगह पर वह खड़ा था वहां पर एक गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे के अंदर एक सुनहरे रंग का भाला गड़ा हुआ था। इस भाले को कितनी ताकत से फेंका गया होगा जो इससे यहाँ पर एक गड्ढा तक बन गया है, वह भी एक धमाके के साथ। अभी रुद्र इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है। इस बार यह आवाज किसी इंसान की थी। सच में तुम हो तो बहुत ही ताकतवर, मैंने तुम पर छुपकर हमला किया, फिर भी तुमने मेरे हमले को पहचान लिया और उससे बच भी गए। ये सच में तुमसे मुकाबला करने में मजा आएगा। रुद्र जब उस आवाज की तरफ देखता है तब उसे वहां पर एक पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। तुम हो कौन और मुझ पर पीछे से वार करने की वजह? आखिर मैं तो तुमको जानता भी नहीं, रुद्र उस अनजान शख्स से कंफ्यूजन में पूछता है। आखिर रुद्र सच में यह बात नहीं जानता था कि उसने इस अनजान शख्स को किस बात पर गुस्सा दिला दिया जो वह इस तरह से रुद्र पर
बड़ी इच्छा से वार कर रहा है। तभी रुद्र के दिमाग में एक बात आती है, मैं अभी अग्निदल के इलाके में हूँ, इसका मतलब मेरे सामने मौजूद ये शख्स अग्निदल का ही एक डाकू है। जैसे ही रुद्र के दिमाग में यह बात आती है, वह उस अनजान शख्स की तरफ देखकर उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अग्निदल तक पहुंचने से रोकने के लिए आए हो? रुद्र का सवाल सुनकर वह अनजान शख्स, जो और कोई नहीं अग्रवाल नीलामी घर के बुजुर्ग अकीरा थे, वह रुद्र से कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें अग्निदल तक पहुंचने से रोकने के लिए आया हूं। मेरे होते हुए तुम अग्निदल तक कभी नहीं पहुंच पाओ, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े या मरना ही क्यों ना पड़े। ना कहकर बुजुर्ग अकीरा एक सुनहरे रंग की तलवार निकलते हैं, जो उनके भाले की ही तरह काफी तेजी से सुनहरे रंग से चमक रही थी, और उस तलवार से रुद्र के ऊपर वार कर देते हैं। बुजुर्ग अकीरा इस समय अपनी सबसे ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका नाम था 1000 तलवारों का वार तकनीक। इस तलवार तकनीक के इस्तेमाल से एक योद्धा अपनी तत्व शक्ति से 1000 तलवारें बना देता है और उससे अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है। बुजुर्ग कीरा जब इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तब उनके सामने पानी से बनी हुई 1000 तलवारें आ जाती हैं, जिनका निशाना इस समय रुद्र था। वह सभी तलवारें बुजुर्ग अकीरा के इशारे पर रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगती हैं। आग की रफ्तार अपनी तरफ इतनी सारी तलवारों को आता हुआ देखकर रुद्र बिना देरी की आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करता है और वहां से दूसरी तरफ हटकर बुजुर्ग अकीरा पर वार कर देता है, शेर का पंच और शेर का पलटवार। रुद्र के इतना कहते ही रुद्र के हाथों से एक तेज शक्तियों की लहर निकलती है, जो एक पंच का रूप ले लेती है। साथ ही बुजुर्ग अकीरा के पीछे से भी एक शक्तियों की लहर उनकी तरफ आने लगती है। जल तत्व की 1000 तलवार और रुद्र का शक्तियों से बना हुआ पंच दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक जोर का धमाका होता है, जिससे रुद्र और बुजुर्ग अकीरा दोनों ही कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। उसके बाद जो शक्तियों की लहर बुजुर्ग अकीरा के पीछे से आ रही थी, वह जाकर उनसे टकरा जाती है, जिससे एक बार फिर से एक जोर का धमाका होता है, जिसके साथ साथ बुजुर्ग अकीरा की भी दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। धमाके की वजह से उस जगह पर काफी धूल उड़ने लगती है। धूल के शांत होते ही रुद्र जब बुजुर्ग अकीरा के पास जाता है, तो वह उसे जमीन में पड़े हुए मिलते हैं, जिनकी हालत को देखकर रुद्र को ऐसा लगता है जैसे वह मारे जा चुके हो। चलो एक और डाकू मारा गया। इतना कहकर रुद्र बुजुर्ग अकीरा की स्टोरेज रिंग निकाल लेता है और उनकी सुनहरी तलवार और सुनहरा भाला दोनों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। रुद्र के पास इस समय इतना वक्त नहीं था कि वह बुजुर्ग अकीरा की स्टोरेज रिंग की तलाशी ले सके। रुद्र ने इस समय अपनी तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह उसके पिता मयंक ने उसे दी थी, जो रुद्र की पहचान उजागर कर सकती थी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि यह शख्स जो भी कोई हो, ये था तो कभी ताकतवर। अगर मैं शेर का पतवार तकनीक का इस्तेमाल न करता तो मेरी हार तय थी। इसके बाद अगली बार मुझे सावधान रहना होगा कि कोई मुझ पर पीछे से वार न करे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 36 लीडर रुझान और जनाब कलिम्बा। रुद्र काले रेगिस्तान में सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसे कई सारे अग्निदल के डाकू मिले, पर रुद्र उन सबको मारता गया। वह रोशनी कैसी लगता है, मैं अग्निदल पहुंच गया। अभी रुद्र काले रेगिस्तान में आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे सामने की तरह कुछ रोशनियां दिखाई देती है। वह रोशनियां आग जलने से आ रही थी। रुद्र धीरे धीरे छुपाते हुए अग्निदल के तंबुओं की तरफ बढ़ रहा था। तंबुओं के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। रुद्र उस पत्थर के पीछे छुप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। वह हर चीज पर गौर कर रहा था। कुछ डाकू आग के पास बैठे हुए थे तो कुछ हथियार लेकर पहरा दे रहे थे। साथ ही रुद्र को वहां पर ही 2 बड़े बड़े से पिंजरे दिखते हैं, जो किसी जेल से काम नहीं थे। उनमें से एक पिंजरे में कई सारी महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। दूसरे पिंजरे में कई सारे आदमी भी मौजूद थे, जिनके कपड़ों से लग रहा था जैसे वह योद्धा और व्यापारी हो। साथ ही वहां पर तंबुओं के साथ एक पत्थर की बनी हुई इमारत भी थी। उसके चारों तरफ जरूरत से ज्यादा ही डाकू मौजूद थे, जो पहरा दे रहे थे। लगता है यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो खास है, तभी यह डाकू इस इमारत की इतनी ज्यादा रखवाली कर रहे हैं। रुद्र उन सब पर गौर करते हुए अपने मन ही मन सोचता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुद्र जब उस तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह का नजारा ही कुछ ऐसा था। वहां पर एक कुआं था, जिसके आसपास कई सारे अग्निदल के डाकू घुटनों पर बैठे हुए थे, जैसे वह अपने देवता के सामने बैठे हो। वहां पर ही एक बड़ी सी थल रखी हुई थी, जिस पर कई सारे खास फल फूल और खाने की कई सारी चीजें रखी हुई थी। पर रुद्र को इससे घबराहट महसूस नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि खाने के साथ ही साथ एक इंसान भी राशियों से बंधा हुआ रखा था। ये सब देखकर रुद्र जल्दी से अपनी नजरें वहां से हटा लेता है। खाने के साथ एक इंसान को रखा गया है, ये कितना अजीब नजारा है। ये लोग इंसान नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर अपने पिता पर हुए हमले का बदला लेने आया था। अब मैं यहाँ पर किसी भी डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ से इन सभी महिलाओं और बच्चों को, साथ ही सभी व्यापारियों
और योद्धाओं को भी आजाद करवाना होगा इन लोगों को मैं। रुद्र अभी खुद से ये सब कह ही रहा था, तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो उसी कुएं की तरफ से आ रही थी। रुद्र जब एक बार फिर से उस तरफ देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उस कुएं से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। रोशनी के निकलते ही उसमें से अजीब सी दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद उस कुएं से एक अजीब सा सांप जो हवा में उड़ रहा था और देखने में काफी भयानक लग रहा था, वह निकल आता है। उसके निकलते ही सभी डाकू इज्जत से अपना सर झुका लेते हैं। उसके बाद उन डाकुओं में से एक आगे जाकर उस सांप से कहता है, जनाब कलिंबा, आपके कहे अनुसार हमने उन तक संदेश पहुंचा दिया है। अब बस 2 महीनों में ही नई पीढ़ी के योद्धाओं के मुकाबले से ठीक पहले वह लोग हमारी योजना के हिसाब से काम करेंगे। इतना कहकर वह डाकू जो अग्नि दल का लीडर था शांत हो जाता है और उस सांप के कुछ कहने का इंतजार करने लगता है। लीडर रुझान, तुम्हारे पास बस 3 दिन का समय है, तब तक राज परिवार और मयंक राज का अंत हो जाना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मारे जाए या कितने लोग जिए हैं, मुझे बस एक बात से फर्क कब पड़ता है कि वह कहां पर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, समझे। उसके लिए राज परिवार का मरना जरूरी है और राज परिवार को मारने से पहले मयंक राज को मारना जरूरी है। वह अजीब सा सांप इंसानों की भाषा में अग्नि दल के लिए डर रुझान से कहता है और उसकी बात सुनकर लीडर रुझान हाँ में सर हिलाते हैं और खाने की थल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जनाब कलिंबा, यह आपके लिए आपका पसंदीदा भोजन। आपने आज तक हमारे लिए जो भी कुछ किया या फिर जितनी भी बार हमारा साथ दिया, उन सभी के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। हमारा ये तोहफा ग्रहण करें। रुको, तुम चुप हो जाओ। लीडर रुझान अभी अपनी बात कह ही रहा था, तभी जनाब कलिंबा उसे रोकते हुए उससे कहते हैं उसके बाद वह उसे पत्थर की तरफ देखने लगते हैं जिसके पीछे रुद्र छिपा हुआ था। जनाब कलिंबा को अपनी तरफ मुड़ता हुआ देखकर रुद्र अपनी सांसें रोक लेता है और पत्थर के पीछे छुप जाता है। क्या बात है, एक ड्रैगन की शक्तियां! इतने समय बाद एक ड्रैगन की शक्तियां मुझे महसूस हो रही है। सच में इस एहसास को तो मैं भूल ही गया था। इतने सालों बाद मैं फिर से एक ड्रैगन को अपने पैरों से कुचल दूंगा। वैसे भी जमाना हो गया है किसी ड्रैगन से मुकाबला किए, पर तुम छुपे क्यों हो, सामने क्यों नहीं आते ड्रैगन? चलो मैं ही तुम्हें सामने लाता हूं। जनाब कलिंबा उस पत्थर की तरफ देखकर जिसके पीछे रुद्र छिपा हुआ था कहता है और जनाब कलिंबा की बात सुनकर सभी डाकू उस पत्थर की तरफ देखने लगते हैं और अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। क्या उसने मुझे देख लिया है? और यह मुझे ड्रैगन क्यों कह रहा है? क्या इसे इस दिव्य ड्रैगन की तलवार की शक्तियां महसूस हो रही है? हाँ, यही वजह होगी, वरना यह मुझे ड्रैगन क्यों करेगा? आखिर में तो एक आम इंसान हूं, पर अब मैं क्या करूं? यहां से कैसे निकालूं? अगर इसने दिव्या ड्रैगन की तलवार की शक्तियां महसूस की हैं तो मैं कहीं पर भी भाग लूं या छुप लूं, यह मुझे ढूंढ लेगा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? रुद्र अभी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके आसपास की जमीन कांपने लगती है और वह जिस पत्थर के पीछे छिपा हुआ था वह धूल में मिल जाता है। साथ ही उसके बाद रुद्र की नजर अपने सामने की तरफ जाती है, वहां पर और कोई नहीं, जनाब कलिंबा हवा में उड़ रहा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 37, रुद्र और कलिंबा में होता मुकाबला। तुम भले ही एक ड्रैगन हो पर काफी कमजोर हो, सिर्फ एक पृथ्वी लेवल के ड्रैगन, और तुम्हारे अंदर से मुझे ड्रैगन का खून भी महस बड़े ऊसा हो रहा है। तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र कितनी है? जनाब कलिंबा रुद्र की तरफ देखते हुए उससे पूछता है। इस समय जनाब कलिंबा रुद्र से बड़ी बेचैनी से पूछ रहा था, जैसे उसे कुछ बहुत ही खास जानना हो। जनाब कलिंबा की बेचैनी देखते हुए रुद्र उसको जवाब देता है, मेरा नाम रुद्र है, रुद्रराज मयंक राज का तीसरा बेटा और राज फैमिली का एक मेंबर। मेरी उम्र 16 साल है। रुद्र का जवाब सुनकर जनाब कलिंबा कुछ समय के लिए खामोश रह जाता है। उसके बाद वह हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मयंक राज का तीसरा बेटा रुद्र, जिसकी उम्र अभी 16 साल है। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, एक 16 साल के ड्रैगन को। इतना कहकर जनाब कलिंबा रुद्र के ऊपर अपनी शक्तियों से वार कर देता है। शेर का पंच और आग की रफ्तार। रुद्र पहले से ही सावधान था, इसलिए जब जनाब कलिंबा ने रुद्र पर वार किया तब रुद्र अपनी शेर का पंच और आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जनाब कलिंबा के हमले पर वार करता है और तेज रफ्तार में वहां से दूर चला जाता है। पर इस समय रुद्र के सामने कोई मामूली आकाश लेवल या फिर ब्रह्मांड लेवल का योद्धा नहीं था आज जो रुद्र की तेज रफ्तार से हार जाए। रुद्र जब वार करके आगे की तरफ भाग ही रहा था, तभी उसे जनाब कलिंबा के हंसने की और फिर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। धमाके के होते ही जनाब कलिंबा पलक झपकते ही रुद्र के सामने आ जाता है और अपनी शक्तियों की मदद से एक हथेली बनाकर उससे रुद्र पर पूरी ताकत से वार कर देता है। वह वार इतना तेज था कि रुद्र उससे बच नहीं पाता है और वह वार जाकर रुद्र के सीने से टकरा जाता है। उसे वार
र के रुद्र से टकराते ही लोहे के लोहे से टकराने की आवाज सुनाई देती है, जिससे रुद्र के ऊपरी सारे कपड़े फट जाते हैं। और इस समय रुद्र सुनहरे शेर की खाल से बना हुआ कवच पहना हुआ था, जो उसके आचार्य ने उसके लिए बनाया था। ये कवच किसी भी ब्राह्मण लेवल के योद्धा का वार रोक सकता था, पर जनाब कलिंबा कोई ब्रह्मांड लेवल का योद्धा नहीं था। अगर उसने एक और वार किया तो ये सुनहरा कवच टूट जाएगा। क्या बात है, सुनहरे शेर की खाल से बना हुआ कवच, ये भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा ड्रैगन। इतना कहकर जनाब कलिंबा दोबारा से रुद्र पर वार कर देता है। अपनी तरफ तेज वार को आता हुआ देखकर रुद्र को ऐसा महसूस होता है जैसे वह बस किसी बड़ी ही पल मरने वाला है। तभी उसका शरीर काफी तेजी से चमकने लगता है और वह वार उस रोशनी से टकराकर तुरंत ही गायब हो जाता है। पर इस समय रुद्र को इस बात का पता भी नहीं चलता, उसको इस समय कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। छोटे उद्र का शरीर इस समय काफी तेज सफेद रंग की रोशनी से चमकने लगता है और वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उस रोशनी से काफी तेज और ताकतवर शक्ति भी महसूस हो रही थी, जो काफी ज्यादा ठंडी थी। ये शक्तियां यहाँ पर कैसे हो सकती है? मैंने तो उसे मारकर एक पर्वत में बदल दिया था, तो उसकी शक्तियां यहाँ पर कैसे हो सकती है? मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना यह मेरे लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। आबा कलिंबा रुद्र के शरीर से निकलती हुई ठंडी शक्तियों को महसूस करके हैरान और परेशान हो जाता है और उसी परेशानी में वह खुद से कहता है और रुद्र पर एक बार फिर से पूरी ताकत से वार कर देता है। इस बार जनाब का लिम्बा अपनी पूंछ से वार करता है। उसकी पूंछ रुद्र से टकराने वाली ही थी, तभी एक सफेद रंग की रोशनी से चमकता हुआ हाथ सामने आकर उस पूंछ को पकड़ लेता है और घुमाकर दूर फेंक देता है और जनाब का लिम्बा वहां से दूर जाकर गिरता है। मैं सब कुछ समझ गया, तुम जिंदा नहीं हो, बस अपनी शक्तियों का एक हिस्सा हो जो कभी भी खत्म हो सकती है और तुम इसके शरीर में इसलिए हो ताकि तुम इसकी रक्षा कर सको, पर भले ही इसके अंदर तुम्हारी शक्ति यहाँ हो पर फिर भी तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी अभी की शक्तियाँ तुम्हारी असली शक्तियों के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। मुझे याद है जब तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, तब मैंने तुम्हें एक पूरे के पूरे पर्वत में जिंदा दफना दिया था, तो मेरे लिए तुम्हें दोबारा खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जनाब कलिंबा जमीन से उठकर दिखता है और अपने मन ही मन कहता है वह पहचान गया था कि रुद्र के शरीर में अभी जो बहुत ही ज्यादा तादाद में शक्तियां बह रही है वह असल में रुद्र की नहीं है। ये समझते ही जनाब कलिंबा अपने दोनों पंखों में शक्तियां लाकर रुद्र की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ रुद्र भी अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी दिव्य ड्रैगन की तलवार निकलता है और उसे लेकर जनाब कलिंबा की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी शक्तियों को टकराते ही एक जोर का धमाका होता है, जिससे अग्नि दल भी काफी हद तक खत्म हो जाता है, जिससे कई सारे डाकू मारे जाते हैं। पर रुद्र और कलिंबा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह दोनों आपस में काफी तेज रफ्तार में हवा में उड़ते हुए मुकाबला कर रहे थे। उन दोनों के बीच में होते मुकाबले से निकलती शक्तियां कई किलोमीटर दूर तक जा रही थी और इन्हीं शक्तियों को महसूस करके बुजुर्ग अकीरा भी वहां पर आ जाते हैं। रुद्र और कलिंबा से 1 किलोमीटर दूर बुजुर्ग अकीरा खड़े हुए थे। वह इस समय रुद्र और जनाब कलिंबा के बीच होता मुकाबला देख रहे थे। ये रहस्यमय केमिस्ट्री तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लगता है इसने मुझ पर दया दिखाई थी, इसी वजह से उसने मुझे जान से ना मार कर बस बेहोश किया था। उसने मुझे जिंदा रहने का एक और मौका दिया, अगर यह चाहता तो मुझे बस पलक झपकते ही जान से मार सकता था। बुजुर्ग अकीरा वहां पर थोड़ी देर से पहुंचे थे, इस वजह से रुद्र और जनाब कलिंबा के बीच हुई बातें नहीं सुन पाए, वरना रुद्र की असलियत सामने आ जाती। उन्होंने बस ये देखा कि किस तरह से सफेद रोशनी में लिपटा रुद्र और जनाब कलिंबा एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से बढ़ रहे थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 38 बेवकूफ शैतान लीडर रुझान। इन दोनों में से कौन जीतेगा इस बात का पता लगाना मुश्किल है, दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरी ताकत और जानकारी के हिसाब से मैं इनके मुकाबले का अंदाजा नहीं लगा सकता। अब पता चला मयंक राज जैसा ब्रह्मांड लेवल का ताकतवर योद्धा इस तरह से कैसे घायल हो गया, आखिर उस पर वार करने वाला इतना ताकतवर जो था। बुजुर्ग अकीरा अपने मन ही मन कहते हैं और रुद्र के साथ जनाब कलिंबा का मुकाबला देखना जारी रखते हैं। तभी उनकी नज़र वहां से भागते हुए कुछ डाकुओं पर जाती है, जिसमें उनका लीडर रुझान भी था। क्या बात है डाकुओं का लीडर रुझान, चलो मैं भी इस रहस्यमय केमिस्ट की मदद कर देता हूँ इन बचे हुए डाकुओं को मारने में। इतना कहकर बुजुर्ग अकीरा लीडर रुझान की तरफ बढ़ जाते हैं उससे मुकाबला करने के लिए। भले ही रुद्र से मुकाबला करते वक्त बुजुर्ग अकीरा काफी घायल हो गए थे, पर वह अग्रवाल नीलामी घर के सबसे ताकतवर इंसान और पहले बुजुर्ग थे जिनके पास खास गोलियां और जड़ी बूटियां की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से उनके जख्म काफी आसानी से भर गए थे। भले ही रुद्र में उनसे उनकी स्टोरेज रिंग छीन ली थी जिसमें उनका ज्यादातर सामान था, पर सिर्फ उनके पास एक ही स्टोरेज रिंग नहीं थी।
लीडर रुझान तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मुकाबला तो मुझसे है बुजुर्ग अकीरा लीडर रुझान के सामने जाकर उससे कहते हैं। बुजुर्ग अकीरा को अपने सामने देखकर लीडर रुझान हैरानी में उनसे कहता है, बुजुर्ग अकीरा तुम यहाँ पर, इसका मतलब ये सब करने के पीछे अग्रवाल नीलामी घर का हाथ है। मैं इस बात का बदला अग्रवाल नीलामी घर से जरूर लूंगा। लीडर रुझान तुम बदला तो तब ले पाओगे ना जब तुम यहाँ से जिंदा भाग पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता द बड़े ओ हाँ कि मैं यहाँ पर अग्रवाल नीलामी घर की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। बुजुर्ग अकीरा लीडर रुझान की बात को बीच में काटते हुए उससे कहते हैं। और बुजुर्ग अकीरा की बात सुनकर लीडर रुझान गो से दहाड़ता है और अपनी तलवार निकालकर बुजुर्ग अकीरा पर वार कर देता है। बुजुर्ग अकीरा भी अपनी दूसरी स्टोरेज रिंग से एक चांदी की तलवार निकलते हैं और उससे लीडर रुझान से मुकाबला करने लगते हैं। दोनों ही ब्रह्मांड लेवल के ताकतवर योद्धा थे, इसलिए उन दोनों के मुकाबले में कोई भी दूसरा डाकू नहीं पड़ता है। सभी डाकू रुद्र और जनाब कलिम्बा या बुजुर्ग अकीरा और लीडर रुझान से जितना हो सके उतना दूर जा रहे थे, क्योंकि वह चारों बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, जिनमें से 2 लोग तो ब्रह्मांड लेवल के थे और बाकी 2 उनकी नजरों में किसी भगवान से काम नहीं थे। रुद्र और जनाब कलिम्बा दोनों ही इस समय बहुत ही खतरनाक मुकाबला कर रहे थे। जनाब कलिम्बा के पंख इस समय किसी तलवार की तरह काम कर रहे थे और दूसरी तरफ रुद्र अपनी दिव्य ड्रैगन की तलवार से जनाब कलिम्बा के हर वार का जवाब दे रहा था। जनाब कलिम्बा के पास पृथ्वी तत्व की शक्ति थी और इस समय वह दोनों रेगिस्तान में मुकाबला कर रहे थे, जहां पर पृथ्वी तत्व यानी कि मिट्टी की शक्ति काफी ज्यादा ताकतवर होती है। जनाब कलिम्बा रुद्र पर भारी पड़ रहा था। मैं गॉड लेवल पर था, पर तुमसे मुकाबला करने की वजह से मां छोटे मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो आज मैं आकाशगंगा लेवल से बस थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर हूं। भले ही करोड़ों साल पहले मैंने तुम्हें मार दिया था और तुम्हारी शरीर को अपनी शक्तियों से एक पर्वत में दफना दी या था, पर तुम्हारा किया हुआ वह आखिरी वार मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसने मेरी ताकत इतनी काम कर दी कि मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। पर कोई बात नहीं, मैं अपना मिशन पूरा करके ही रहूंगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था और मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैं उस ड्रैगन गॉड के वंशज को खत्म करके ही रहूंगा। जनाब कलिम्बा रुद्र से मुकाबला करते वक्त रुद्र के शरीर में मौजूद शक्तियों से कहता है और जनाब कलिम्बा के कहे हुए ये शब्द जैसे ही रुद्र के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन की शक्तियां जो उसे उस पर्वत से मिली थी जनाब कलिम्बा के ऊपर और भी तेजी से वार करने लगती हैं। पर काफी देर तक एक दूसरे से मुकाबला करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। ये सब देखकर रुद्र के शरीर में मौजूद शक्तियां काफी तेजी से रुद्र के शरीर से निकलने लगती है। ऐसा होते ही रेगिस्तान के उस इलाके का तापमान काफी तेजी से गिर जाता है। ये ठंडक महसूस करके जनाब कलिम्बा चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक बार फिर से इतिहास को दोहराना चाहते हो, एक बार फिर से उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो, पर मैं तुम्हें इस बार ऐसा नहीं करने दूंगा। इतना कह कर जनाब कलिम्बा काफी तेजी से चमकने लगता है और एक रोशनी में बदलकर रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जब बुजुर्ग अकीरा की नजर रुद्र और जनाब कलिम्बा पर जाती है तो उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वह समझ गए थे कि अगर दोनों इस तरह से एक दूसरे से टकराए तो किस तरह की तबाही मचेगी। यह ख्याल जैसे ही उनके मन में आता है, वह लीडर रुझान से मुकाबला छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। बुजुर्ग अकीरा को भागता हुआ देखकर लीडर रुझान उनका मजाक बनाते हुए कहता है, क्या हुआ बुजुर्ग अकीरा, कहाँ भाग रहे हो? अब तुम्हें पता चल गया कि अग्निदल से पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की। अग्निदल के बेवकूफ शैतान। लीडर रुझान जरा अपने पीछे तो देखो। लीडर रुझान की बातें सुनकर बुजुर्ग अकीरा पीछे देखे बिना आगे भागते हुए चिल्लाकर लीडर रुझान से कहते हैं और बुजुर्ग अकीरा की बात सुनकर लीडर रुझान कंफ्यूजन में पीछे देखता है तो उसके चेहरे का भी रंग गौर जाता है। पर अब वहां से भागने के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही लीडर रुझान पीछे रुद्र और जनाब कलिम्बा की तरफ देखता है तो वह दोनों रोशनी में बदलकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनके टकराने से एक दिल दहला देने वाला धमाका होता है, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर स्टोन सिटी तक सुनाई दी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 39 रुद्र के हाथ लगा खजाना। एक दिल दहला देने वाला धमाका होता है जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर स्टोन सिटी और येलो सिटी तक सुनाई दी थी। इस धमाके से अग्निदल का शैतान लीडर रुझान, जो रुद्र और जनाब कलिम्बा के साथ बसे करीब था, उसका नाम और निशान मिट जाता है। दूसरी तरफ बुजुर्ग अकीरा, जो धमाके से कुछ पल पहले ही वहां से भाग निकले थे, धमाके की शक्तियां जाकर उनसे भी टकराती हैं, पर ज्यादा दूरी होने के कारण उनकी जान नहीं जाती है, पर वह बुरी तरह घायल जरूर हो जाते हैं। काले रेगिस्तान से काफी दूरी पर कुछ योद्धा और व्यापारी येलो सिटी के लिए सफर कर रहे थे, तभी उनको इस धमाके की आवाज और शक्तियां महसूस होती हैं। इन शक्तियों को महसूस करके व्यापारी मनीष खुद से कहता है,
यह आवाज कैसी और कुदरती शक्तियों में ये हलचल लगता है, वह रहस्यमय इंसान सच ही कह रहा था और शायद यह आवाज अग्निदल के अंत की थी। इस धमाके में कई सारे अग्निदल के डाकू जो आकाश लेवल के थे मारे जाते हैं और पूरा काला रेगिस्तान इस समय देखने में किसी काली धुंध की तरह दिख रहा था, क्योंकि जहां पर भी नजर जा रही थी वहां पर सिर्फ काली रेत ही उड़ रही थी, कुछ भी साफ देखना मुमकिन नहीं था। इन सभी बातों से अलग रुद्र इस समय बर्फ के टुकड़े में जमा हुआ उधर ही एक पत्थर के पास पड़ा हुआ था। रुद्र के शरीर में जो शक्तियां थी वह तो पूरी तरह से मुकाबले में खत्म हो गई थी, पर उन्होंने रुद्र को एक खरोंच भी नहीं आने दी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और दूसरे दिन की सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रेगिस्तान का तापमान फिर से बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने की वजह से रुद्र के शरीर पर मौजूद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। बर्फ पिघलने के कुछ समय बाद ही रुद्र को होश आ जाता है। भले ही वह बर्फ में जमा हुआ था पर फिर भी वह जिंदा था और सांस ले पा रहा था। होश में आते ही रुद्र अपने आसपास देखता है। उसे पिछली रात का कुछ भी सही से याद नहीं था, बस कुछ धुंधली यादें। क्या ये काला रेगिस्तान है? इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे सही से कुछ याद क्यों नहीं? कल रात को आखिर हुआ क्या था? अरे ये कैसे हो गया? रुद्र अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि आखिर कल रात को ऐसा क्या हुआ जो उसे कुछ भी याद नहीं है और काले रेगिस्तान की इस तरह की हालत हो गई है। तभी उसकी नज़र अपने से कुछ दूरी पर जाती है जहां पर एक काफी भयानक और विशाल सांप पड़ा हो था। वह और कोई नहीं जनाब कलिंबा था, जो अब मारा जा चुका था। जनाब कलिंबा के दोनों पंख और उसकी दोनों सींग उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। ये बड़ा सा जंगली जानवर भी मारा गया, पर आखिर कल रात को ऐसा हुआ क्या? जोई तना कुछ हो गया? अरे नहीं, वह महिलाएं और बच्चे जो कैद में थे उनका क्या हुआ? रुद्र जल्दी से अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ उस जगह की तरफ जाता है जहां पर वह पिंजरे रखे हुए थे। वहां पर पहुंचने के बाद रुद्र देखता है कि वह पिंजरे काफी हद तक टूट गए थे, पर वहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। मुझे यहाँ पर कोई भी देख नहीं रहा है, इसका मतलब वह लोग सही सलामत है और यहाँ से जा चुके हैं। इतना कहकर रुद्र अपने से कुछ दूरी पर मौजूद एक टूटे हुए इमारत की तरफ देखता है। ये वही इमारत थी जिसकी जरूरत से ज्यादा ही रखवाली अग्नि दल के डाकू कर रहे थे। रुद्र आगे बढ़ाकर उस इमारत के अंदर जाता है। वह इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, पर रुद्र को उस इमारत के अंदर एक दरवाजा मिलता है जो शायद किसी तहखाने का रास्ता था। रुद्र बिना किसी संकोच के उस तहखाने के अंदर जाने लगता है। जब रुद्र तहखाने के नीचे छोटे ओर जाता है तो वह देखता है कि वहां पर कई सारे कमरे बने हुए हैं। रुद्र जब पहले कमरे के अंदर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। इतने ज्यादा सोने के सिक्के, इतनी दौलत तो राज परिवार की खजाने का आधा है। सिर्फ एक कमरे में इतना खजाना है। इतने खजाने से तो कोई भी स्टोन सिटी का तीसरा सबसे अमीर इंसान बन सकता है। अगर पहले कमरे में इतना खजाना है तो बाकी कमरों में कितना होगा? जैसे ही रुद्र के दिमाग में यह बात आती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह पहले कमरे से निकालकर दूसरे कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरे कमरे के अंदर सोने के सिक्कों के साथ कई सारे हीरे जवाहरात भी मौजूद थे। मुझे यकीन नहीं होता कि स्टोन सिटी के सबसे अमीर लोग और कोई नहीं बल्कि अग्नि दल के डाकू थे। रुद्र अपने मन ही मन ये सब सोचता है और तीसरे कमरे की तरफ चल देता है। तीसरे कमरे में रुद्र को कई सारी जड़ी बेटियां और गोलियां मिलती है। इसी तरह से चौथे कमरे में हथियार, पांचवें कमरे में खास धातु। इसी तरह से रुद्र जब नौवें कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां पर कई सारे लाल और सफेद रंग के पत्थरों का ढेर मिलता है। यह क्या है? अभी तक यहाँ पर मुझे जो भी कुछ मिला है वह सभी बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें हैं, पर ये लाल और सफेद रंग के पत्थर यह क्या है पता नहीं, पर इतना तो पता है कि यह भी कोई बहुत ही खास चीज होगी। इनके बारे में मैं बाद में पता लगाऊंगा, उससे पहले अगले कमरे में चलकर देख लेता हूँ। इतना कहकर रुद्र अगले और आखिरी कमरे की तरफ जाता है। आखिरी कमरे में पहुंचने के बाद रुद्र की नजर अपने सामने एक ही तरफ जाती है तो वह एक बार फिर से हैरान रह जाता है। ये कौन है और यहाँ पर कबाड़ में क्या कर रही है? रुद्र जब आखिरी कमरे में पहुंचता है तब उसे वहां पर चारों तरफ बस लोहे के टुकड़े और कबाड़ ही मिलता है और उसी कबाड़ के बीच में रुद्र को लगभग 5 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची सोई हुई मिलती है। तभी रुद्र की नजर उसके हाथ से बहते हुए खून पर जाती है। ये तो घायल है। इतना कहकर रुद्र जल्दी से उस बच्ची के पास जाता है और अपने पास से एक खास पाउडर निकालकर उसके घाव पर लगने लगता है। तभी रुद्र की नजर उस बच्ची के घाव पर जाती है। इसकी हड्डियां तो धातु की है। इस तरह के इंसान के बारे में मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। एपिसोड 40। क्या आप मुझे अपनी स्टूडेंट बनाओगे? इस तरह के इंसान के बारे में तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुना है। यकीन नहीं होता कि अग्नि दल के डाकुओं ने इस तरह की बच्ची को भी कैद करके रखा है। रुद्र अभी यह सब सोच ही रहा था, तभी उस बच्ची को होश आ जाता है और वह अपनी आंखें खोल लेती है। अपने सामने एक
आना इंसान को देखकर वह बच्ची काफी घबरा जाती है और रुद्र के पास से उठकर थोड़ी दूरी पर मौजूद एक टूटे हुए लोहे के बक्से के पीछे छुप जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। छोटे रुद्र उस बच्ची को घबराया हुआ देखकर उससे कहता है और अपने हाथ में मौजूद बोतल जिसमें जख्म ठीक करने वाला पाउडर भरा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है और मेरे पास दवा है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, इधर आओ मैं तुम्हारे हाथ में दवा लगा देता हूँ। रुद्र उस बच्ची को बहुत ही प्यार से समझाते हुए उससे कहता है और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे बच्ची के पास पहुंचे रुद्र उसके हाथ को एक बार फिर से अपने हाथों से पकड़ता है और उसके घाव को ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर तक उसके घाव को देखने के बाद रुद्र अपने पास मौजूद पाउडर को उस बच्ची के हाथ पर आराम आराम से लगने लगता है ताकि उसे दर्द ना हो। वैसे मेरा नाम रुद्र है और तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र उस बच्ची के हाथों में दवा लगाते हुए उससे बातें भी करने लगता है ताकि वह घबराए ना। मेरा नाम कोमल है। वह बच्ची रुद्र के हाथों की तरफ देखते हुए उसको जवाब देती है, कोमल तुम मेरे हाथों की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? रुद्र कोमल को अपने हाथों की तरफ देखते हुए देख लेता है और उससे सवाल करता है। रुद्र का सवाल सुनकर कोमल पहले रुद्र का चेहरे की तरफ देखती है, फिर उससे कहती है, आपको दवाई लगानी नहीं आती, इस तरह से दवाई नहीं लगाई जाती है, आपको दवाई लगाना सीखना होगा। कोमल बड़ी मासूमियत से रुद्र से कहती है और कोमल की बात सुनकर रुद्र बिल्कुल शांत रह जाता है। आखिर वह उससे कहता भी क्या। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद रुद्र अपना गला साफ करते हुए कोमल से पूछता है, अच्छा तो ये बताओ मुझे दवाई लगाना कौन सिखा सकता है? मैं आपको दवाई लगाना सिखा सकती हूँ। इतना कहकर कोमल रुद्र के हाथों से जख्म ठीक करने वाला पाउडर लेकर उसे रुद्र के हाथों पर लगने लगती है, जबकि रुद्र के हाथों पर किसी भी तरह की चोट या जख्म नहीं था। कोमल की इस हरकत को देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काफी देर तक उन दोनों के बीच में इसी तरह की बातें होती रहती है। उसके बाद रुद्र कोमल के साथ तहखाने से बाहर निकलने लगता है। वहां से बाहर निकलते समय रुद्र वहां पर मौजूद सभी खजानों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। बाहर पहुंचने के बाद कोमल अपने आसपास देखते हुए रुद्र से पूछती है, यहाँ पर तो कई सारे डाकू रहा करते थे, जब मैं यहाँ से पहले बाहर निकलती थी तो वह सभी लोग मुझे कमरे में बंद कर दिया करते थे, पर आज तो कोई भी मुझे दिख ही नहीं रहा है, वह सब कहाँ गए? कोमल की बात सुनकर रुद्र थोड़ा सोचते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया है। रुद्र की बात सुनकर कोमल हैरान रह जाती है, आपने उन सभी को यहाँ से भगा दिया है? क्या आप एक योद्धा हो? कोमल हैरानी में रुद्र से पूछती है और कोमल की हैरानी को देखकर रुद्र हंसते हुए उसे कहता है, हाँ मैं एक योद्धा हूँ, पर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ये तुम क्या कर रही हो? अभी रुद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही कोमल उसके सामने घुटनों पर आकर उससे कहती है, क्या आप मुझे अपनी स्टूडेंट बनाओगे? मुझे एक योद्धा बनना है, क्या आप मुझे एक योद्धा बनाओगे? कोमल रुद्र से विनती करते हुए उससे कहती है और कोमल के अचानक से बदले हुए इस व्यवहार से रुद्र हैरान रह जाता है। तुम एक योद्धा बनना चाहती हो और उसके लिए तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हो, पर आखिर तुम एक योद्धा बनना ही क्यों चाहती हो? क्योंकि एक योद्धा बनना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, उसके लिए हमें हमेशा जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ता है। रुद्र ये तो जानता था कि कोमल आगे जाकर एक काबिल और ताकतवर योद्धा जरूर बनेगी, क्योंकि उसका जन्म ही एक खास बॉडी टाइप के साथ हुआ है, पर फिर भी रुद्र यह बात जानना चाहता था कि कोमल इस तरह से योद्धा बनना क्यों चाहती है। दरअसल कुछ महीनों पहले रक्त दल नाम के एक दल से मेरे गांव में कुछ लोग आए थे, जिन्होंने मेरे सभी गांव वालों को और मेरे परिवार को मार दिया सिवाय मेरे। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। जब मैं एक योद्धा बन जाऊंगी उसके बाद मैं अपने गांव वालों का और अपने परिवार का बदला लूंगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लो, जिससे मैं भी एक योद्धा बन सकूं। रुद्र का सवाल सुनकर कोमल उदास होते हुए रुद्र को अपने बारे में सब कुछ बताती है और कोमल की बात सुनकर रुद्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपने मन ही मन फैसला कहता है और कोमल से कहता है, कोमल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और यह रक्त दल जो बड़ी ही कोई है, मैं उससे बदला लेने में तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। और रही बात तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने की, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही अभी एक स्टूडेंट हूं, पर जब भी मेरे आचार्य यानी कि ग्रेड टीचर आएंगे तो वह तुम्हें अपना स्टूडेंट जरूर बनाएंगे। रुद्र कोमल को विश्वास दिलाते हुए और समझाते हुए उससे कहता है, पर कोमल रुद्र की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। नहीं, मुझे आपका ही स्टूडेंट बनना है। तने समय बाद किसी ने कोमल के साथ इतने प्यार से और अच्छे से बात की जैसे वह उसी के परिवार का सदस्य हो। इस वजह से कोमल रुद्र को ही अपना टीचर बनना चाहती थी। आखिरकार थी तो वह एक बच्ची ही। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर यू चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।